हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी स्मार्ट आईएएस पीसीएस। तो हाल ही में विजन का बीटी 365 कल्चर का रिलीज हो गया है। आज हम उसी को कवर करेंगे। तो अगर आप भी पहले की तरह पहले पीटीज की तरह का शॉर्ट नोट्स चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में शॉर्ट नोट्स लिखें। आपको इन जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनका शॉर्ट नोट्स कंपाइल करके आपको हम दे देंगे। अदर पॉइंट इज़ कि देखिए इसमें बहुत सारे फैक्ट दे रखे हैं। फैक्ट्स इन द सेंस कि आप समझिए कोई टॉपिक करंट में है और जो न्यूज़ में है, तो उनने उसको उठाया और उसको दे दिया है। बट उसका बैकग्राउंड इज़ मिसिंग और आप समझिए कि उसमें जो भी दे रखे हैं वो प्रॉपर क्रिप्स में फैक्ट्स दे रखे हैं। तो और बॉम्बार्डमेंट ऑफ फैक्ट्स भी है इसमें। मतलब ओवर फैक्ट दे रखे हैं जितना हमको ज़रूरत नहीं है। हम करेंगे जो यूपीएससी पर्सपेक्टिव से रेलेवेंट फैक्ट्स हैं हम उनको कवर करेंगे। तो जितना इसमें कवर किया जा रहा है उससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। सारे रेलेवेंट पॉइंट्स को हम कवर कर लेंगे। ठीक है? तो हम स्टार्ट करते हैं। तो आप देखिए सबसे पहले 44th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इंडिया में डिक्लेयर किया गया है। किसको डिक्लेयर किया गया है? जो मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स हैं, उसके 12 फोर्ट्स को डिक्लेयर किया गया है। तो आप देखेंगे कि 11 फोर्ट्स कहाँ है? महाराष्ट्र के अंदर है, बट 1 फोर्ट कहाँ है? तमिलनाडु के अंदर है। इन सबको मिला के डिक्लेयर किया गया है। ठीक है? ये लोकेटेड कहाँ है? सह्याद्री माउंटेन रेंज में। बेसिकली ये वेस्टर्न घाट्स को ही सह्याद्री बोल रहे हैं यहाँ पे और कोंकण कोस्ट पे है। ठीक है? अदर रीजन डेक्कन प्लेटू एंड ईस्टर्न घाट्स में। आप तमिलनाडु साइड जा रहे हैं तो ईस्टर्न घाट्स में इंक्लूड हो जा रहा है। इसमें से हम कुछ की फोर्ट देख रहे हैं। देखिए आप ये फोर्ट्स देखेंगे इसके अंदर तो खंडेरी फोर्ट हुआ, रायगढ़ फोर्ट हुआ, ये सारे फोर्ट्स आप जो देख रहे हैं बेसिकली मोस्टली कोस्टल फोर्ट्स थे। कोस्टल फोर्ट्स ये थे कि बेसिकली जब कभी अटैक हो रहा है तो इनके पास प्रेजेंस ऑफ लार्ज नेवी था। तो नेवी फ्लीट में वो यहाँ से रेफ्यूज ले सकते थे या दूसरे पोर्ट में जा सकते थे इन केस अगर किसी सराउंडिंग आर्मी नियर बाय आ गई है। और मानसून में भी फ्लडिंग वगैरह ज़्यादा हो रही है तो उस टाइम में भी रेफ्यूज के लिए इसको यूज़ किया करते थे। तो इनसे इनकी नेवल स्ट्रेंथ बिल्ट हो रही थी ये पोर्ट्स की। ठीक है? और कुछ फोर्ट्स ऐसे थे जिनको एक तरीके से भेजना ही मुश्किल था, मतलब उनको कैप्चर नहीं किया जा सकता। तो बेसिकली वो मराठा एम्पायर की उस टाइम की प्रेस्टीज और पावर को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट फोर्ट्स हैं, उनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। जो शिवनेरी हिल फोर्ट है, यहाँ पे शिवाजी का बर्थ हुआ था। जो राजगढ़ हिल फोर्ट है, ये पहला कैपिटल था किसका? मराठा एम्पायर का। ठीक है? कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रायगढ़ हिल फोर्ट के बारे में आप देखेंगे तो ये शिवाजी के द्वारा चूज़ किया गया था अपनी दूसरी कैपिटल के लिए। इसका रीज़न क्या था? ये बहुत स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है एंड द अदर फैक्ट इज़ आप देखेंगे यहाँ पे स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है और इसको बेसिकली इसके लोकेशन ऐसा था कि यहाँ पे आर्मी इसको कैप्चर नहीं कर सकती थी या एनिमीज़ कैप्चर नहीं कर सकते थे। ठीक है? दोबारा शिवाजी ने इसको रिकंस्ट्रक्ट किया था कब? 1662 के अंदर। यहाँ पे आप देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फीचर क्या थे? यहाँ पे एक मार्केट प्लेस था, रिवर वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी यहाँ बनाया गया था विद एडमिनिस्ट्रेटिव फैसिलिटीज़। ठीक है? कुछ की कोस्टल फोर्स हम देखेंगे तो इसमें आ रहा है कि जो मैंने अभी बताया था कि फोर्स थे कोस्ट पे वो बेसिकली इनके एम्पायर को प्रोटेक्ट करने के लिए या फिर रेफ्यूज लेने के लिए या वॉर टाइम पे इनको एक तरीके से बैकबोन का काम करते थे। इनमें से आप देखेंगे जो विजय दुर्ग है वो आदिल शाह विजयपुर से लिया गया था जीत के और इसको ईस्टर्न गिब्राल्टार भी बोला जाता है। मतलब गेटवे टू द ईस्ट ही बेसिकली आप समझेंगे तो। और एक खंडारी आइलैंड फोर्ट है। ठीक है? ये मराठा किंग शिवाजी के 69 के टाइम पे उन्होंने बनाया था क्योंकि जो सिद्दीस एट मतलब उस जो सिंधीज़ थे उनके ऊपर नज़र रखने के लिए बनाया गया था। कहाँ बनाया गया था? मुरुड जंजीरा फोर्ट के पास। कुछ और इम्पोर्टेंट फोर्ट कौन-से हैं? सिंधुदुर्ग आइलैंड फोर्ट है और स्वर्णदुर्ग आइलैंड फोर्ट्स है। ठीक है? अब देखिए कुछ पॉइंट देख लेते हैं मराठा एम्पायर के बारे में। तो जो छत्रपति शिवाजी ने इसको बेसिकली फाउंड किया था 1674 के अंदर। इनकी कैपिटल थी रायगढ़ फोर्ट, गिंगे फोर्ट, सतारा एंड पुणे। आप देखिए जब उस आप देखेंगे मराठा एम्पायर जब अपनी पीक पे था तो उसका एक्सटेंशन आप देख रहे हैं पेशावर, पाकिस्तान से लेके आप सोचिए साउथ तक एक्सटेंशन था, कितना वास्ट एम्पायर था। इन्होंने अष्टप्रधान बनाए थे बेसिकली 8 डिपार्टमेंट जिनके 8 हेड होंगे और अलग-अलग उनका फंक्शन होगा। जैसे हमारे यहाँ भी प्रेज़ेंट टाइम में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं। तो देखिए कौन थे? पेशवा थे। आप देखेंगे एंड में जाके जब मराठा एम्पायर अपनी मतलब डिक्लाइन की तरफ जाने लग गया था एट द एंड, तो आप देखेंगे पेशवा सबसे पावरफुल बन जा रहा है उस टाइम पे। अभी यहाँ पे नॉमिनल हेड थे, पेशवा थे, प्राइम मिनिस्टर थे। फिर अमात्य जो थे वो बेसिकली फाइनेंस मिनिस्टर थे। सचिव का मतलब होता है सेक्रेटरी, मंत्री का मतलब होता है इंटीरियर मिनिस्टर, सेनापति बेसिकली कमांडर इन चीफ थे और एक फॉरेन मिनिस्टर होता था जिसको हम सुमंत बोलते थे। न्यायाध्यक्ष तो आप समझ पा रहे हैं चीफ जस्टिस होगा और पंडित राव बेसिकली हाई प्रीस्ट थे। ठीक है? अब इनकी रेवेन्यू पॉलिसी कैसी थी? देखिए इसको बोलते हैं सरदेशमुखी। मतलब जो भी एंटायर मराठा किंगडम के अंदर जो भी आपका प्रोड्यूस होगा उसका आपका 10% आपको टैक्स के फॉर्म में देना पड़ेगा, विद इन द मराठा एम्पायर। लेकिन अगर जो सराउंडिंग रीजन्स हैं, वहाँ पे मराठास क्या करते थे? इन्वेड करते थे, उनको लूटते थे। तो वो जो नेबर्स थे, वो उनसे ट्रीटी साइन कर लेते थे। बोलते हैं, "आप ये लूट-पाट बंद करिए, हम क्या करेंगे आपको
1/4 ऑफ द टोटल रेवेन्यू होगा हमारा, वो हम आपको खुद से ही अपने मराठा एम्पायर में जमा कर देंगे, ठीक है? अब ये थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो हुआ था, जिसके अंदर आप देख रहे हैं अहमद शाह अब्दाली से मराठा एम्पायर का वॉर हुआ था, उसके बाद आप देख रहे हैं कि मराठा एम्पायर का डिक्लाइन स्टार्ट हो गया था। तो ऐसा बोला जाता है कि जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत था, उसने ये डिसाइड नहीं किया था कि इंडिया पे कौन रूल करेगा, बट ये डिसाइड कर दिया था कि मराठास इंडिया पे रूल नहीं कर पाएँगे। अब हम थोड़ा-सा देख लेते हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में, ठीक है? इसमें बहुत सारे फैक्ट दे रखे हैं, तो इसके अंदर आपको क्या याद रखना है कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में उसकी क्यों न कब ऐड कर सकते हैं, या तो उसके पास कोई आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू है, या फिर आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू है और ये किसके हिसाब से, वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन एक है, उसके अंदर अगर इसके अंदर आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू है, तो हम इसको डिक्लेयर कर देंगे। इंडिया की ग्लोबली 6th पोज़ीशन है और एशिया पैसिफिक में हमारे पास 2nd नंबर हाईएस्ट नंबर ऑफ साइट्स हैं, ठीक है? अब इसके अंदर आप देख रहे हैं कि एक इंटरनेशनल बॉडी बनाई गई इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, दैट इज़ नॉट मच इम्पोर्टेंट, ठीक है? उसके बाद आप देख रहे हैं कि इवैल्यूएशन ऑफ नॉमिनेशन कौन करता है, तो इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स आईसीओएमएस और आईयूसीएन, ये दोनों मिलके इसको नॉमिनेशन को इवैल्यूएट करते हैं, लेकिन फाइनल डिसीजन कौन लेता है? वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी। इंडिया के अंदर इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, नॉमिनेट करने के लिए कौन-सी नोडल एजेंसी है बताइए? दैट इज़ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कौन-सी मिनिस्ट्री के अंदर काम करती है, ठीक है? अब देखिए कुछ टेंटेटिव लिस्ट ऑफ यूनेस्कोस वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन है। मतलब आप समझिए कि क्या होगा कि एक होता है कि मान लीजिए कि इलेक्शन हो रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है कि कुछ पोटेंशियल कैंडिडेट होंगे, कि कौन-कौन लोग हैं जिनको जीता जा सकता है, पोटेंशियल होंगे, फिर उसके बाद उनमें से फाइनल विक्ट्री जो होगा वो जीत के इमर्ज होगा। तो पहले पोटेंशियल कैंडिडेट की लिस्ट बनाई जाती है। एग्ज़ैक्टली यहाँ हो रहा है कि इनमें से हम किस-किस को रिकॉग्निशन देंगे, उनकी पोटेंशियल लिस्ट बना रहे हैं। फाइनली उनमें से जो सबसे बेस्ट होगा उसको हम रिकॉग्निशन दे देंगे ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का। इनमें जो कुछ नाम दे रखे हैं आप देखिए, ये मतलब पूछा जा सकता है यूपीएससी में, तो आपको ये डिस्क्रिप्शन देगा और बेसिकली ये बताएगा कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स इज़ डिस्क्राइब्ड अबव। तो आप देखिए जो नेचुरल हेरिटेज साइट ऑफ अर्रामती दिवालू और रेड सैंड ड्यून्स की है। यहाँ पे रेड सैंड ड्यून्स बोलते हैं, कहाँ है? विशाखापट्टनम में है और इसको क्या किया गया है? जियो हेरिटेज मॉन्यूमेंट डिक्लेयर किया है किसने? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, ठीक है? अब देखिए मेघालय एज की जो केव्स हैं, ये आप समझिए दीज़ आर वेरी इंपोर्टेंट बिकॉज़ दीज़ आर द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट केव्स एंड इसके अंदर आप देखेंगे स्टैलाक्साइट्स एंड स्टैलेग्माइट्स, इनके हमको एविडेंस मिल रहे हैं। तो आप देखिए कि आपने देखा होगा फ्लोर से जब सीलिंग से कुछ ऐसे बहुत सारे आपको स्ट्रक्चर दिखते हैं, जब आप किसी आप देखेंगे जाएँगे कि कोस्टल रीजन में आप जा रहे हैं, जहाँ पे तो बहुत सारी गुफ़ास होती हैं, उन गुफ़ा के अंदर आप देखेंगे या तो सीलिंग से कुछ ऐसा स्ट्रक्चर नीचे की तरफ आ रहा होता है, बेसिकली दीज़ आर डिपॉज़िट्स, और या फिर आप देखिए ज़मीन से आपने देखा होगा ऐसा स्ट्रक्चर निकल रहा होता है केव के अंदर। तो अगर ग्राउंड से निकल रहा होता है तो उसको स्टैलाग्माइट्स बोलते हैं जिसमें जी आता है, और अगर रूफ से आ रहा है तो उसको हम वो स्टैलेक्साइट्स बोलते हैं। बेसिकली दीज़ आर डिपोज़िशनल फीचर्स। अब देखिए इसके अंदर क्या है, मोलुमा केव जो है, इसको हमने ग्लोबली फर्स्ट 100 जियोलॉजिकल इंपॉर्टेंट साइट्स इन वर्ल्ड में डिक्लेयर किया हुआ है, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट इज नेचुरल हेरिटेज ऑफ तिरुमला हिल्स। यहाँ पे आप देखेंगे क्या है, यहाँ तिरुपति टेम्पल लोकेटेड है। इस ये आप देखेंगे यहाँ पे इसके ऊपर ही आप देखेंगे शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व एंड श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क है। नेक्स्ट इज नेचुरल हेरिटेज ऑफ वाराकला, केरला के अंदर ये लोकेटेड है। इसके अंदर आप देखेंगे जो वाराकला कोस्ट है, उसमें आप देखेंगे यहाँ की सीनिक ब्यूटी हुई, वहाँ पे स्पेशल टाइप ऑफ लेटराइट फॉर्मेशन होते हैं। लेटराइट मतलब होता है ब्रिक, लेटर का मतलब होता है ब्रिक, ब्रिक इज बेसिकली फॉर्म फ्रॉम रेड एंड येलो सॉइल। तो और लेटराइट सॉइल दोनों से बना रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ लेटराइट सॉइल होते हैं, उसकी वजह से वहाँ बहुत अच्छे लैंडफॉर्म बने हुए हैं, कुछ फॉसिल्स वगैरह हैं, उनको रिकॉग्नाइज़ करने के लिए इनको इनमें डाला गया है। नेक्स्ट इज़ डेक्कन ट्रैप्स, ये आप इंडिया जब रियूनियन आइलैंड से पास कर रहा था, तो उसपे वोल्केनिज़्म हुआ था जिससे हमारे डेक्कन ट्रैप्स बने थे, ठीक है? और इसी का ये किसका पार्ट फॉर्म करते हैं? कोयना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का। नेक्स्ट इज़ जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट ऑफ सेंट मैरी आइलैंड क्लस्टर। ये बेसिकली आप देख रहे हैं कि इसको अभी प्रोटेक्ट हम किसके अंदर कर रहे हैं? कोस्टल रेगुलेशन ज़ोन के अंदर कर रहे हैं, और इसको भी नेशनल जियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट डिक्लेयर किया हुआ है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इज़ नागा हिल ओपिलॉइड। ये बेसिकली यहाँ हमको क्या मिल रहा है कि देखिए ओशनिक क्रस्ट एंड मेंटल का हमको जो इंटरेक्शन हो रहा है, वो हमको यहाँ एविडेंस मिल रहे हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के। एक्चुअली आप देखिए जब प्लेट क्या हो रहा है, हमने देखा है 2 ओशनिक प्लेट जब टकराती हैं या ओशनिक कॉन्टिनेंटल प्लेट टकरा रही हैं, तो जो ओशनिक प्लेट है, वो हेवियर होने की वजह से सबडक्ट करती है और नीचे जाके वो क्या करती है मेंटल में मेल्ट हो जाती है, और उससे आप देख रहे हैं वोल्केनिज़्म या आइलैंड बनते हैं। तो जो नीचे जाना, तो वो क्या हो रहा है बेसिकली आप देखिए एस्टेनोस्फीयर में हो रहा है वो, नीचे की तरफ जा रही है। बट क्या हुआ कि ड्यू टू टेक्टोनिक एक्टिविटी ये पार्ट जो इंटरेक्शन हो रहा है एटमॉस्फेयर में वो अपलिफ्ट होके ऊपर आ गया है और वो हमको दिख रहा है अभी।
तो ये हमको बेसिकली लिविंग एविडेंस है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के, इसलिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट इज़ सलखान फॉसिल पार्क, ये कायमूर रेंज में। अब आप देखेंगे जो विंध्या रेंज है, उसका ही एक एक्सटेंशन है कायमूर रेंज का। ये बेसिकली वाटर डिवाइड बनाता है बिटवीन द सोन रिवर और यहाँ से आप देख रहे हैं जो अदर रिवर्स हैं, लाइक बेतवा यहाँ से सॉरी केन रिवर यहाँ से जा रही है, टोन्स रिवर जा रही है, इनके बीच में वाटर डिवाइड बनाता है। इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ कायमूर विंध्यान रेंज ओनली। ठीक है? ठीक है? ये फॉसिल्स के लिए वर्ल्ड की मोस्ट ओल्डेस्ट और प्रिजर्व्ड साइट है, जहाँ पे हमको फॉसिल्स मिल रहे हैं। अब देखिए, यूनेस्कोस क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी। अब गैस्ट्रोनॉमी क्या होता है? ये किसको हम मतलब गैस्ट्रोनॉमी का मतलब क्या है? इट इज़ अ सिटी जिसको हम ऑफिशियली रिकॉग्नाइज़ कर रहे हैं, वहाँ के खान-पान के लिए, फूड कल्चर के लिए, ट्रेडिशन के लिए, कुज़ीन के लिए, ठीक है? कुछ नई इनोवेटिव कुकिंग प्रैक्टिसेज़ वगैरह के लिए इनको हम रिकॉग्नाइज़ करते हैं। किसको रिकॉग्नाइज़ किया गया है? लखनऊ को किया गया है। ये अलग-अलग फ़ील्ड में होते हैं, तो आप देखिए जो श्रीनगर है उसको क्राफ्ट्स एंड फोक्स आर्ट्स के लिए रिकॉग्नाइज़ किया गया था। ग्वालियर को आप इम्पोर्टेंट है, ये यूपीएससी पूछ चुका है। ग्वालियर को म्यूज़िक के लिए किया गया है। रिसेंटली लखनऊ को गैस्ट्रोनॉमी के लिए किया गया है। वाराणसी को म्यूज़िक के लिए, हैदराबाद को भी गैस्ट्रोनॉमी के लिए। तो या फिर आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज़ फॉर गैस्ट्रोनॉमी बाय यूनेस्को। तो ये आपको जो याद होने चाहिए कौन-कौन से गैस्ट्रोनॉमी में। देखिए कोज़िकोड फॉर लिटरेचर ये वेरी इंपॉर्टेंट है बिकॉज़ इकलौता है। चेन्नई भी म्यूज़िक के लिए किया गया है। मुंबई इज़ नोन फॉर फ़िल्म्स एंड जयपुर रिकॉग्नाइज़ किया है क्राफ्ट्स एंड फ़ोक आर्ट्स के लिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है अलग-अलग फ़ील्ड के अंदर। अब लखनऊ को आप देखिए किसने बनाया था? नवाब असाफुद्दौला ने रिलोकेट किया था अवध की कैपिटल कहाँ? लखनऊ में किया था कब? 1775 में। इसको बोलते थे कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ द ईस्ट भी बोलते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे आपको मुगली और अवधी आर्ट इन दोनों को मिला के जो बिल्डिंग्स बनाई गई हैं, वो आपको बहुत सारे दिख जाएँगे वहाँ। जिसका एक एग्ज़ाम्पल है बरार इमाम बाड़ा, छोटा इमाम बाड़ा, रूमी दरवाज़ा एंड भूल भुलैया। ये सब कहाँ लोकेटेड है? लखनऊ में। ये आपको याद होना चाहिए। अब इसके बाद यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ इम्पोर्टेंट इज़ चोलागंगम लेक। अब देखिए क्या हुआ है कि जो तमिलनाडु की गवर्नमेंट है, उन्होंने क्या किया है कि अब वो दोबारा से रीडेवलप करने जा रहे हैं किसको? चोलागंगम लेक को। इस कॉन्टेक्स्ट में ये न्यूज़ में है। अब देखिए, अब इसके अंदर हम देख रहे हैं, सबसे पहले देख लेते हैं कि बेसिकली ये किसने बनाया था? तो 1000 ईयर्स राजेंद्र चोला जो थे, उनके मैरीटाइम एक्सपेडिशन जो था, उन्होंने साउथ ईस्ट एशिया में किया था। तो देखिए, आप देखेंगे कि जो चोला एम्पायर था, बेसिकली सबसे पहले एक मेन लीडर जो इम्पोर्टेंट वहाँ के किंग एमर्ज होके आ रहे हैं, वो राजा राजा चोला। राजा राजा चोला, जिन्होंने आप देखेंगे बृहदेश्वर टेम्पल बनाया था, शोर टेम्पल जिसको हम बोल रहे हैं। उसके बाद आप जा रहे हैं, उन्होंने भी क्या किया था, नेवी पे भी ध्यान दिया था और उसके बाद उन्होंने एक्सपेडिशन स्टार्ट किया था। उन्होंने श्रीलंका तक एक्सपेडिशन किया था। लेकिन उसके बाद जो एक इम्पोर्टेंट लीडर एमर्ज होके आ रहे हैं, उनके बेटे जो राजेंद्र चोला थे। इन्होंने श्रीलंका के अलावा आप देखेंगे वेस्ट एशिया तक सॉरी श्रीलंका के अलावा साउथ ईस्ट एशिया तक अपने एम्पायर को एक्सटेंड कर लिया था। उस टाइम पे इतने ज़्यादा क्लोज़ रिलेशन हो गए थे, तो आप समझिए कि इवन जो सिंगापुर है, उसका नाम भी इंडियन नेम से ही निकल के आ रहा है सिंगपुर, दैट इज़ लॉयंस प्लेस उससे सिंगापुर बन गया है रिसेंट टाइम में वो। अब आप देखेंगे कि चोलागंगम लेक के बारे में हम देखते हैं, कि इसको हम गोल्डन लेक भी बोलते हैं और बेसिकली इसको चोलागंगम मत समझिए कि मिक्सचर है, कि चोलास ये दिखा क्या रहा है कि देखिए गंगा का पानी यहाँ लाके और एस्टेब्लिश की गई थी एक लेक। मतलब गंगा का पानी क्यों लाए होंगे? तो आप ये दिखा रहा है कि जो चोलास एम्पायर था उसने गंगा में यानी कि नॉर्दर्न एम्पायर नॉर्थर्न एक्सटेंट तक उनने क्या किया था डिफरेंट एम्पायर्स को इन्वेड किया था और उनको डिफीट कर दिया था। एक टाइम पे चोला एम्पायर आप देखेंगे तमिलनाडु से लेके ऊपर नॉर्थ तक ऑन द बैंक्स ऑफ गंगा तक वो एक्सपेंड कर रहा था। इस विक्ट्री को कोमेमोरेट करने के लिए उसको याद रखने के लिए राजेंद्र चोला जो थे, वो गंगा का पानी लाए थे और गंगा पानी से वहाँ एक लेक बनाई गई थी, जिसको बेसिकली हम बोल रहे हैं चोलागंगम लेक, ठीक है? ये बेसिकली क्या है लार्जेस्ट एंशिएंट मैन मेड लेक है इंडिया के अंदर, बिकॉज़ इसके अंदर गंगा का पानी लाया गया था, ठीक है? इसका लोकेशन क्या है बेसिकली अरायलूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु के अंदर इसको लोकेट किया गया है। अब थोड़ा-सा राजेंद्र चोला के बारे में देख लेते हैं। तो राजेंद्र चोला जो वन थे, किसके बेटे थे? राजा वन के बेटे थे और ये पावरफुल चोला रीडर थे, ठीक है? इन्होंने पूरी गंगा वैली को एक तरीके से कॉन्कर कर लिया था, इसलिए उन्होंने टाइटल लिया था गंगईकोंडा चोलन द वन हू कॉन्कर्ड द गंगेस, ठीक है? ये बेसिकली इसके एविडेंस हमको कहाँ मिले हैं, ये इम्पोर्टेंट है। ये तिरुवल्लागडु कॉपर प्लेट्स हैं, उसके अंदर हमको बेसिकली ये प्रूफ मिला है कि इन्हें वहाँ तक कॉन्कर किया था। इन्होंने देखिए श्रीलंका और श्रीविजय एम्पायर जो साउथ ईस्ट एशिया में था, वहाँ तक इन्होंने अपने एक्सपेडिशन किया था, ठीक है? अब जो हम देखेंगे जो श्रीविजयपुरम है, किसके लिए अंडमान एंड निकोबार की कैपिटल की है, वो इंस्पायर्ड कहाँ से हुआ है आपका बेसिकली इन्हीं से, ठीक है? ये एक आप ये देख सकते हैं कि ये जो कैनाल है,
वो बेसिकली किससे जो जो लेक है उससे कैनाल बनाया गया है कोल्लीडम रिवर को, और जो कोल्लीडम रिवर क्या है डिस्ट्रीब्यूटरी है कावेरी रिवर को, सो दैट वहाँ फ्रेश वाटर का इन्फ्लक्स हो सके, ठीक है? और मेन पर्पज़ क्या था इसका कि वहाँ पे गंगईकोंडा, चोलापुरम रीजन है, वहाँ पे इरिगेशन और ड्रिंकिंग वाटर को सप्लाई किया जा सके इस लेक के थ्रू, ठीक है? एक देखिए आप, पहले एक जो चोलास थे वो बेसिकली संगम टाइम पे थे, ये बेसिकली इंपीरियल चोलास हैं, ठीक है? उसके बाद अभी ये पल्लवास के बाद ये चोला आ रहे हैं, वो पहले आए थे काफ़ी, उसके बाद से उनकी हिस्ट्री के बारे में उनको ज़्यादा नहीं पता। उसके बाद पल्लवास और पल्लवास के बाद आप देख रहे हैं ये आ रहे हैं इंपीरियल चोलास इन 19th सेंचुरी। ये क्या थे? माइनर चीफ्स थे किसमें? इनका अंडर पल्लवास। जो उरायूर रीजन है उसके अंदर जो पल्लवास थे उनके मतलब बेसिकली आप समझ सकते हैं फ्यूडेटरी थे या गवर्नर्स थे, ठीक है? बट 19th सेंचुरी में ये विजयालय चोला के अंदर ये पावर में आते हैं उनको डिफीट करके, ठीक है? जो इससे पहले वाले चोला थे वो संगम पीरियड में थे, ठीक है? ये कहाँ मेंशन्ड है आप देखेंगे 2nd एंड 13th रॉक एडिक्ट ऑफ अशोका के अंदर हमको ये मिला हुआ है। अब इनके की इंस्क्रिप्शन ये यूपीएससी ने पूछा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है। उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन है, वो चोला एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हमको बहुत सारी चीज़ें बताता है। वहाँ इलेक्शन कैसे होते थे, वहाँ पे ग्राम सभा होती थी, इलेक्शन का प्रोसीजर क्या होता था, कौन इलेक्शन कंडक्ट कर सकता है। तो उस चीज़ से हम बेसिकली हमारे जो अमेंडमेंट हुए हैं, पंचायती राज हुए हैं, तो वो हम बता सकते हैं हमारे हिस्टोरिकल एस्पेक्ट से कि वहाँ से इंस्पायर्ड होके भी आए हुए हैं। इसके अंदर किंगडम को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, ठीक है? उसके जो प्रोविंस थे बेसिकली स्टेट थे उनको मंडलम बोलते थे, फिर उनको छोटे जो पार्ट थे उनको वालानाडु या नाडु बोलते थे, फिर बेसिकली विलेज लेवल पे ये आप देखेंगे और छोटे लेवल पे हम जा रहे हैं तो वहाँ कोर्डम्स एंड कोटम्स थे, ठीक है? यहाँ ये देखिए आपको लो तो अब लोकल सेल्फ गवर्नेंस एविडेंस हमको कहाँ मिल रहे हैं? वहाँ पे जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती थी, यहाँ पे विलेज असेंबली को हम उर बोलते थे या फिर सभा बोलते थे। तो जो टर्म उर पूछ चुका है यूपीएससी, ठीक है? और जो मेंबर्स थे उनको इलेक्ट करने का एक प्रोसेस होता था जिसका हम बोलते थे कुडा बुलाई सिस्टम। ये हमको उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन के अंदर मिले हैं। बेसिकली यहाँ पे एक बाउल रखा जाता था जिसके अंदर डिफरेंट लोग क्या करते थे अपना नाम लिख के वो रखते थे, फिर उनमें से नाम निकाला जाता था। उसकी अलग-अलग कंडीशंस थी कि क्या होना चाहिए, कितनी एज के लोग कर सकते हैं, दोबारा रिइलेक्ट नहीं हो सकते। तो वो आप एक बार एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर एक बार रिवाइज़ कर लेना। अब ये पूछ चुका है यूपीएससी कि वेती क्या होता है? तो वेती द टर्म इन द न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू दैट इज़ बेसिकली फोर्स्ड लेबर, और जो कड़माई है वो एक लैंड रेवेन्यू सिस्टम था, ठीक है? अब मैरीटाइम में आप समझिए अगर ये साउथ ईस्ट एशिया को कैप्चर कर रहे हैं या श्रीलंका को कैप्चर कर रहे हैं, तो बेसिकली यहाँ इम्पोर्टेंट क्या था कि इनके पास एक नेवी होनी चाहिए। तभी वो इतना दूर तक जा सकते हैं, कैप्चर कर सकते हैं, तो उन्होंने पावरफुल नेवी बनाई थी। इसने राजा चोला ने स्टार्ट किया था, लेकिन मेन पावर पे जो उनकी आर्मी आई थी, दैट वाज़ अंडर राजेंद्र चोला वन, ठीक है? उन्होंने डिफरेंट जगह एक्सपेडिशन किए थे। तो आप ये देख सकते हैं कि इम्पोर्टेंट जो साइट्स हैं, वो यूपीएससी कभी-कभी पूछ सकता है। तो ये था वंगादेशम, ये है कलिंगा, दिस इज़ वेंगी, ये कांचीपुरम, थांजावुर, मदुरई, ठीक है? ये यहाँ पे आप देखेंगे गंगईकोंडा चोलापुरम है। नेक्स्ट स्पोर्ट सिटी आप देख रहे हैं नागापट्टिनम था। अनुराधपुरा जो श्रीलंका में था, यहाँ तक आप देखिए इन्हें कैप्चर कर रखा था। फिर ये यहाँ से एक्सपेडिशन करके इसके थ्रू स्टेट ऑफ मलाक्का के थ्रू यहाँ से ट्रेड भी किया करते थे, और इनके यहाँ साउथ ईस्ट एशिया में बहुत अच्छे रिलेशन भी थे, ठीक है? अब यहाँ देखिए फेमस पोर्ट्स, फेमस कौन-कौन से पोर्ट थे? एक तो महाबलीपुरम था, एक कावेरीपट्टनम था, और इसको कावेरीपट्टनम को हम बोलते थे पूंपुहार, एंड अलग था एक और था जो उसको बोल रहे हैं कोरबे। तो ये इंपॉर्टेंट पोर्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए, ये यूपीएससी बार-बार पूछता है। कुछ इंपॉर्टेंट टेम्पल्स थे जिनको हम बोलते हैं ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स, इन सबको क्या किया गया है यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उनके अंदर ऑलरेडी हम इंक्लूड कर चुके हैं। कुछ इंपॉर्टेंट कौन-कौन से हैं? देखिए गंगईकोंडा चोलापुरम है, नेक्स्ट इज़ एरातेश्वरा है और बृहदेश्वरा है। तो ये शोर टेम्पल बृहदेश्वरा है, तो इनके बारे में आप थोड़ा-सा देख लेना है, इनके आर्किटेक्चर में। तो देखिए अब थोड़ा-सा इससे पहले यूपीएससी क्या क्वेश्चन पूछता है कि डिफरेंस बिटवीन नगरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर एंड द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। तो ये आप देखेंगे कि यहाँ पे ब्रोंज स्कल्पचर किसका? नटराजा का भी यहाँ पे चोला टाइम पे ही डेवलप किया गया था। तो आप देख सकते हैं उनके जो फोरहेंड हैं, उनको आप एक बार पढ़ लीजिए, उनके अलग-अलग फीचर्स क्या है, किस चीज़ को रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं। डमरू क्या रिप्रेज़ेंट कर रहा है, फायर क्या रिप्रेज़ेंट कर रहा है, ठीक है? उनका जो राइट हैंड, उनका लेफ्ट हैंड अगर उनके राइट फुट को टच कर रहा है तो उससे क्या हो रहा है? ये सब आप एक बार देख लीजिए, ठीक है? तो थोड़ा-सा हम डिफरेंस देख लेते हैं बिटवीन नगरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर एंड द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। अब देखिए ये सबसे ऊपर होता है एक, आप देखेंगे कलश टाइप का होता है, उसको हम बोलते हैं कलश। वो कलश के नीचे जो देख रहे हैं आप जो सर्कुलर पार्ट है, इसको बोला जाता है अम्लका। अब अम्लका के ऊपर ये वाला पार्ट है, इसको हम क्या बोल रहे हैं बेसिकली शिखर। ये समझ में आ रहा है जो ऊपर जो पार्ट है शिखर, ठीक है? अब शिखर में आपको ये देख रहे हैं अलग-अलग छोटे-छोटे सराउंडिंग में शिखर, छोटे-छोटे शिखर हैं, दिख रहे हैं आपको ये? इनको बोलते हैं उरु शिखर, ठीक है?
अब देखिए ये एक होता है अंतराला, तो आप समझिए ये मेन डायटी का टेम्पल है, इसके अंदर डायटी रखी हुई है। फिर आप देखिए छोटा-सा एक गेट वे होता है, उसके बाद एक बड़ा-सा हॉल होता है जिसमें लोग खड़े होते हैं। तो इसके थ्रू हम एंट्री लेते हैं गर्भगृह में। इस एंट्री को हम बोलते हैं बेसिकली अंतराला। उसके बाद होता है महामंडप, ठीक है? एक जिसके अंदर प्रेयर हॉल, फिर उसके बाद दूसरा अगर हो रहा है तो अर्धमंडप और उसके बाद वो अर्धमंडप आ जाता है। ये बड़ा हो गया, फिर बीच वाला मंडप आ गया, फिर दूसरा वाला अर्धमंडप। तो ये बेसिकली डिफरेंट प्रेयर हॉल्स हैं। अब ये नेक्स्ट इज़ प्रदक्षिणा पथ। आपने देखा है मंदिर के अराउंड आप ऐसे गोल-गोल परिक्रमा लगाते हैं लोग, दैट इज़ बेसिकली प्रदक्षिणा पथ, ठीक है? अब आप देख रहे हैं कि जब भी टेम्पल की साइड जाते हैं तो आपको एक चबूतरा दिखता है बड़ा-सा। तो जो चबूतरा होता है उसको हम बेसिकली बोलते हैं रेस्ड प्लेटफ़ॉर्म और जो बेसमेंट होता है नीचे उसको हम बोलते हैं अधिस्थाना। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। अब इसके अंदर देखिए वहाँ ये शिखरा होता है। अब इनके शिखर में इसमें और इसमें आपको डिफ़रेंस दिख रहा होगा। ये बेसिकली कर्वीलिनियर होता है, ऐसा कुछ होता है। आप देखेंगे कर्वीलिनियर होता है, बट इसके अंदर आप देख रहे हैं पिरामिडल शेप हो रहा है। देखिए ऐसा कुछ होता है, स्टेप्स होते हैं ऐसे। आपको दिख रहे होंगे ऐसे स्टेप्स में बना हुआ होता है। तो दैट इज़ अ मेजर डिफरेंस और इनके अंदर देख रहे हैं कि चारों तरफ टेम्पल के अराउंड ऐसे वॉल बनाई जाती थी ऐसे, जो द्रविडियन स्टाइल में मिसिंग होती नगरा में मिसिंग होती है बट इसमें हमको ये मिल जा रही है। ये बाउंड्री की गेट यहाँ पे आप देख रहे हैं एक बड़ा-सा एंट्रेंस गेट होता है, ये आपको जैसे ये दिख रहा है, जिसके थ्रू हम जाते हैं फिर अंदर टेम्पल में एंटर कर रहे हैं। इसको हम बोलते हैं गोपुरम। जो गोपुरम होते हैं बहुत बड़े से गेटवेज़ होते हैं, जिसके थ्रू एंट्री की जाती थी, ठीक है? इनके अंदर आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको लेक्स भी मिल जाती हैं छोटी-छोटी, जो साउथ इंडिया में, तो यहाँ पे क्या होता था लेक्स बनती थी। और आप देखेंगे नंदी जो है या फिर नंदी का हमको मैक्सिमम टाइम पे मिल जाएगा प्लेसेस में, तो वहाँ नंदी को ऐसे डिस्क्राइब किया जाता था और वहाँ पे नंदी और जो लेक हो गए वो बेसिकली हमारे यहाँ जो नॉर्थ इंडिया में है आप देखेंगे, तो वहाँ पे अलग-अलग स्कल्पचर्स को पेंटिंग्स को ज़्यादा दिखाया जाता था, बट यहाँ पे हम देखेंगे नंदी हो गया या फिर जो लेक हो गई, ये यूनिक फीचर थे आपके सदर्न इंडिया में और द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर के। इसके अंदर आप देख रहे हैं जो गर्भगृह है बेसिकली जो मेन डायटी जहाँ रहती थी उसको हम गर्भगृह बोल रहे हैं, ठीक है? अब हम कुछ देख लेते हैं इम्पोर्टेंट। देखिए ये है बृहदीश्वरा टेम्पल, तो ये कहाँ लोकेटेड है? थंजावुर के अंदर, ठीक है? इसको किसने बनाया था? राजे राजा चोला ने और इसको दूसरा नाम क्या है? पेरुवदैयार कोविल, ठीक है? ये तीनों के तीनों तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है, ये हम देख चुके हैं, ठीक है? नेक्स्ट है गंगईकोंडा चोलापुरम, ये द्रविडियन स्टाइल में बना हुआ है, तीनों लॉर्ड शिवा के लिए है, तो आप समझ रहे हैं कि शिवा वाज़ द मेन डायटी इन द सदर्न पार्ट। ये किसने बनाया था? राजेंद्र चोला ने और क्यों बनाया था कि हमने भी देखा है कि उनने जो नॉर्थ इंडिया में उनकी विक्ट्री हुई थी उसको कोमेमोरेट करने के लिए, ठीक है? जो दारासुरम में तंजावुर डिस्ट्रिक्ट जो अब तमिलनाडु के अंदर जो टेम्पल बना हुआ है, उसको किसने बनाया था? राजा राजा चोला टू ने बनाया था, इनके बेटे ने, ठीक है? और जो ऐरावत है बेसिकली आप देखिए कि जो लॉर्ड इंद्र थे उनका जो उनके बेसिकली जिस पे वो राइड करते थे, एलिफेंट जो था उनका, उसका नाम ऐरावत था, उसको हॉनर करने के लिए इसको बनाया गया है, ठीक है? कुछ अदर टेम्पल्स हम देख ले रहे हैं। तो देखिए, एक श्रीशैलम मल्लिकार्जुन स्वामी टेम्पल जो है, वो बेसिकली कहाँ है? नल्लामल्ला हिल्स के अंदर है, अलोंग दी कृष्णा रिवर। तो आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि ईस्टर्न घाट की सबसे हाईएस्ट पीक कौन-सी है? ठीक है? ये किसको है? गॉडेस शिवा को है और ये एक ज्योतिर्लिंग है ना, शक्तिपीठ भी है, ठीक है? इनिशियली इसको सतवाहना डायनेस्टी ने पैट्रोनाइज़ किया था और लेटर आप देखेंगे राजपूताना ने और विजयनगर एम्पायर ने भी इसको रिकॉग्नाइज़ किया है, पैट्रोनाइज़ किया है। नेक्स्ट इज़ सिमाचलम टेम्पल। अब ये कहाँ लोकेटेड है? ये बारा लक्ष्मी टेम्पल है और नरसिम्हा रूप लिया था जब विष्णु जी ने, उसको रिप्रेज़ेंट करने के लिए इसको बनाया गया है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के अंदर है, ठीक है? ये आप देख रहे हैं इन्कार्नेशन अवतार ऑफ विष्णु नोन एज़ नरसिम्हा। नरसिम्हा मतलब क्या है? नर और सिंह मतलब मैन प्लस लॉयन, ठीक है? और इट कंबाइन्स ओरिजिन एंड चालुक्यन फीचर्स को कंबाइन करके बनाया गया है, ठीक है? और ये कब बनाया गया था? जो चोला किंग थे कुलोटुंगा फर्स्ट, उनके रूलिंग के टाइम पे इसको बनाया गया था। नेक्स्ट इज़ खीर भवानी टेम्पल। अब देखिए जो खीर भवानी टेम्पल है उसका नाम आप समझिए कि वहाँ स्पेशल एक डिश डिस्ट्रीब्यूट की जाती है जिसका नाम है प्रसाद के फॉर्म में खीर। उसी के नाम पे इसका खीर भवानी टेम्पल है। यहाँ पे एक आप देखेंगे बीच में एक बहुत ब्यूटीफुल सी लेक बनी हुई है, तो उस हेक्सागोनल शेप में है और उसका वाटर को बहुत सेक्रेड माना जाता है, उसी से बेसिकली यूज़ भी किया जाता है खीर बनाने के लिए, ठीक है? तो किसको इस बिल्ट बाय महाराजा प्रताप सिंह ने बनाया था और दोबारा इसको रेनोवेट किया था महाराजा हरी सिंह जी ने, ठीक है? अब देखो वाट फूड टेम्पल कहाँ है? बस इसमें इसको पता होना चाहिए बुद्धिस्ट टेम्पल है और कहाँ लोकेटेड है? बैंकॉक के अंदर। अभी देखिए जो ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है अभी, हाल ही में आपने न्यूज़ में देखा होगा बिटवीन थाईलैंड एंड कंबोडिया, वो बेसिकली इसी टेम्पल को, प्रिय विहार टेम्पल को लेके चल रहा है। ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और इन दोनों कंट्रीज़ की बॉर्डर पे है, दैट इज़ कॉन्फ्लिक्टेड ज़ोन। नेक्स्ट इज़ एग्रीकल्चर इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब हाल ही में कार्बन डेटिंग से हमको कुछ नए एविडेंस मिले हैं
जिसके बेसिस पे बोला जा रहा है कि जो मेहरगढ़ है, साउथ एशिया की जो ओल्डेस्ट नोन नियोलिथिक फार्मिंग सेटलमेंट साइट है, उसकी डेट जो एज है, उसको हम रिवाइज़ कर सकते हैं, रिवाइज़ करना चाहिए। द रीज़न इज़ कि कुछ कार्बन डेटिंग से हम कुछ ओल्डर एविडेंस मिले हैं, ठीक है? अब क्या है कि देखिए एग्रीकल्चर इन इंडस वैली सिविलाइजेशन में हम देखेंगे, तो वहाँ पे एग्रीकल्चर में आप देख रहे हैं व्हीट, बार्ले, मस्टर्ड, सेसम, कॉटन, डेट्स, राइस, ये सब लेगुमिनस प्लांट्स ये सब ग्रो किए जाते थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी का फ्रॉम एंशिएंट। अब देखिए यहाँ पे क्या होता था, वुडन प्लाउज भी होते थे, व्हील्ड कार्ट्स भी थे, ग्रिड पैटर्न था जिसको हमको सजेस्ट करता है कि यहाँ पे मिक्स्ड क्रॉपिंग होती थी। मतलब ये समझ में आया कि ऐसे ग्रिड पैटर्न था, इस हिसाब से हमको पता लग रहा है कि इसमें कोई और क्रॉप ग्रो करते थे, जिसमें कोई और क्रॉप ग्रो करते थे, ठीक है? यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एडवांस इरिगेशन था, जैसे कि कैनाल्स हुए, वेल्स हुए या गवर्नमेंट्स हुए, जिसके थ्रू ईयर अराउंड कल्टीवेशन किया जाता था, ड्राई सीज़न में भी। इसको हम जो गवर्नमेंट है, इसको बेसिकली आप वाटर स्टोर करने के लिए बना रहे हैं और जब ड्राई सीज़न होगा, हम इस वाटर को यूटिलाइज़ करेंगे, ठीक है? अब आप देखिए मेहरगढ़ के आर्कियोलॉजिकल साइट के बारे में कुछ देखते हैं, ये कहाँ लोकेटेड है बेसिकली बलूचिस्तान, पाकिस्तान के लोकेशन है और यहाँ पे हमको कंटीन्यूअस ऑक्यूपेशन के एविडेंस मिलते हैं 3 मिलेनियम इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन के 3 मिलेनियम पहले से, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे डोमेस्टिकेशन ऑफ व्हीट, बार्ले एंड कैटल होता था। सबसे पहले की बहुत मतलब अर्लीएस्ट एविडेंस हमको यहाँ से मिल रहे हैं, ठीक है? और वर्ल्ड के अंदर अर्लीएस्ट एविडेंस ऑफ कॉटन कल्टीवेशन भी हमको कहाँ से मिलते हैं? मेहरगढ़ से मिलते हैं, ठीक है? यहाँ पे आप देखिए बहुत सारे जो मड ब्रिक स्ट्रक्चर्स हैं, उनको अभी खोद के निकाला गया है। वहाँ पे ब्रिक्स यूज़ की जाती थी उस टाइम पे, ठीक है? यहाँ पे बरियल्स, पॉटरी तो यहाँ की जो पॉटरी थी उसको बोलते थे टोगाऊ, ठीक है? अब ये देखिए कुछ इंपॉर्टेंट इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स हैं, इसको आप एनसीईआरटी से एक बार दे सकते हैं, एनसीईआरटी में अच्छे से दे रखा है। एक हर साइट उसके पास कौन-सी रिवर है या उसका सिग्निफिकेंस है, वो आप एक बार देख सकते हैं एनसीईआरटी से, ठीक है? इसमें कुछ जो दे रखे हैं दैट इज़ हड़प्पा, ये क्या है यहाँ पे हमको मिला है लार्ज ग्रीनरी। ग्रीनरी यानी कि बेसिकली आप समझिए जैसे प्रेज़ेंट टाइम में फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, सेम वहाँ पे होता था ग्रीनरी, लार्ज ग्रीनरी ग्रेन स्टोर करने के लिए। एक असेंबली हॉल था, यहाँ से हमको डांसिंग गर्ल मिली है, ब्रोंज स्टैच्यू कहाँ से मिला है? हड़प्पा से मिला है, यूपीएससी ने पूछा है। और यहाँ पे आप देखिए प्रीस्ट का स्कल्पचर भी हमको मिला हुआ है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं मोहनजोदाड़ो से हमको क्या मिला है यहाँ पे ग्रेट बाथ। अब ये ग्रेट बाथ बेसिकली ये एग्ज़ाम्पल है कि उस टाइम पे ऑस्पिशियस माना जाता था कि वहाँ पे कोई टेम्पल होगा या जो भी होगा लोगों की जो कहीं भी जाते होंगे वर्शिप करने के लिए तो मतलब बात करना ज़रूरी था। इसलिए इसको ऑस्पिशियस माना जाता था और उसके नियर बाय चेंजिंग रूम्स भी थे। तो उस टाइम पे इस लेवल की वेल प्लानिंग दिखाता है कि कितने वेल डेवलप्ड उनकी अर्बन प्लानिंग थी। अब धोलावीरा है जो बेसिकली यहाँ पे हमको मिला क्या यूनिक वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम और यहाँ ये एक ही रीजन है जहाँ पे हमको सिटी को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। अदर जगह पे आप देखेंगे तो एक क्या होता था 2 पार्ट में सिटी को डिवाइड किया जाता था। वहाँ पे अपर लेवल पे जो हाइट पे रहते थे वो एलीट्स थे और नीचे नॉर्मल लोग रह रहे थे। यही एक रीजन है जहाँ हमको सिटी 3 पार्ट में डिवाइड करती हुई दिखाई दे रही है। लोथल बेसिकली एक पोर्ट सिटी था। पोर्ट सिटी मतलब आप समझिए यहाँ पे एक डॉकयार्ड था जहाँ पे शिप को रखा जाता है और इंडी इससे हमको क्या सिग्निफाई कर रहा है कि यहाँ पे मेरीन ट्रेड भी होता होगा, मैरीटाइम ट्रेड भी होता होगा। खाली खाली बंगाल जो है बेसिकली यहाँ पे हमको क्लाउड फ्लीट के एविडेंस मिले हैं और फायर अल्टर्स भी मिले हैं, जिसको हम हवन कुंड बेसिकली बोल रहे हैं, वो भी हमको वहाँ मिले हैं। काकीगरी क्या है लार्जेस्ट साइट इन इंडिया है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, ठीक है? अब नेक्स्ट इज़ गुंडाराम इंस्क्रिप्शन। अब इसके अंदर आपको बस ये जानना है कि जो गुंडाराम रिज़र्व फॉरेस्ट है तेलंगाना में, उसके अंदर हमको गुंडाराम इंस्क्रिप्शन मिले हैं। ये सतवाना से रिलेटेड है, उससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं जानना है। बस ये है इम्पोर्टेंट कि थोड़ा सतवानास के बारे में देख लेते हैं। अब देखिए सतवाहनास को कब कहाँ आ रहे हैं पावर में देखिए 2nd सेंचुरी बीसी में आ रहे हैं। अब देखिए मौर्यास थे, मौर्यास के बाद आप देखेंगे कि मौर्यास के बाद मेनली कौन-सी डायनेस्टी वहाँ आ रही थी, कानवा डायनेस्टी, ठीक है? और जो सतवाहनास थे उन्होंने क्या किया कानवा डायनेस्टी को ओवरथ्रो करके बेसिकली सतवाहना एम्पायर एस्टेब्लिश किया था, ठीक है? इनका एम्पायर कौन-कौन से रीजन में स्प्रेड था? तो आप देखेंगे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड महाराष्ट्र को इनका एम्पायर एक्सपेंड करता था इस रीजन में। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट आप इंडस वैली साइट्स को देख देख लेते हैं जिनको डिस्कवर किया गया है और उनपे क्यों फेमस है वहाँ पे। तो ऑल्दो इम्पोर्टेंट साइट्स जो है वो हम अलग से एनसीईआरटी में कर लेंगे लाइक हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, धोलावीरा एंड ऑल। ये कुछ ऐसी साइट्स हैं जिनका लोकेशन यूपीएससी पूछता है, ठीक है? तो जैसे अलमगीरपुर है, ये कहाँ लोकेटेड है? यूपी के अंदर, ठीक है? अब यहाँ पे हमको क्या मिला है इंप्रेशन ऑफ क्लॉथ ऑन ट्रक मतलब क्लॉथ के ऊपर जो पेंटिंग की जाती है वो हमको एविडेंस यहाँ मिले हैं। ये देखिए यूपीएससी ने ये भी पूछा है, अलादीनो कहाँ है? ये पोर्ट सिटी पूछा था यूपीएससी ने कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द पोर्ट सिटी?
ठीक है? तो उसके अंदर 4 ऑप्शन में ये दे रखा था। ये बेसिकली सिंध प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान में है। अब यहाँ पे मिला है हमको कि जो फ्लोर टाइल्स जो घर के हैं वहाँ पे यहाँ पे डिस्कवर किए गए हैं जो फ्लोर पे लगाते हैं। नेक्स्ट अमरी सिंध में है, ये भी पाकिस्तान में है, यहाँ हमको रिमेन्स ऑफ राइनोसोरस मिले हैं। जो बाबर कोट है वो कहाँ है? गुजरात के अंदर है। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो स्टोन फोर्टिफिकेशन वॉल है एंड यहाँ पे हमको रिमेन्स मिले हैं किसके? मिलेट एंड ग्राम के। मतलब ये दोनों कल्टीवेट होती थी और यहाँ पे चारों तरफ से स्टोन की फोर्टिफिकेशन की जाती थी, दीवार बनाई जाती थी। नेक्स्ट क्या है? बालू हरियाणा में है, ठीक है? अब यहाँ पे हमको क्या मिले? अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ गार्लिक मिले हैं। अदर अदर स्पीशीज़ जो थी लाइक बारले, व्हीट, सीसम एंड इन सब के हमको मिले हैं, ठीक है? नेक्स्ट इज़ बानावली। अब बानावली में अगर आप देखेंगे, तो देखिए ये कहाँ है? हरियाणा में लोकेटेड है। बारले, टेराकोटा यहाँ पे हमको फिगर ऑफ प्लाउ भी मिला है। नेक्स्ट आप देखेंगे बारगाँव, तो बारगाँव कहाँ है? उत्तर प्रदेश के अंदर है और बेरूर कहाँ है? राजस्थान के अंदर है। यहाँ हमको ह्यूमन स्केलेटन्स, ऑर्नामेंट्स, ठीक है? ये सब हमको मिले हैं। नेक्स्ट इज़ बेट द्वारका, ये कहाँ है? गुजरात के अंदर है। यहाँ पे हमको लेट हड़प्पन टाइम्स की सील मिली हुई है, ठीक है? जो सील कहाँ थी? जार के ऊपर बनी हुई थी, वो हमको मिली हुई है, ठीक है? और नेक्स्ट इज़ भागवत राव, ये कहाँ है? गुजरात के अंदर है। वीराना भी हरियाणा के अंदर है। यहाँ पे हमको क्या मिली है? ग्राफ़िटी जो हम वॉल के ऊपर जो पेंटिंग करते हैं, वो मिली है किसकी? डांसिंग गर्ल की। कहाँ मिली है? पॉटरी जो होती थी, उसके ऊपर पेंटिंग मिली हुई है डांसिंग गर्ल की और एग्ज़ैक्टली सिमिलर है किससे? मोहनजोदाड़ो में जो हमको डांसिंग गर्ल मिल रही है। नेक्स्ट क्या है? चानन दारू, ये कहाँ है? सिंध प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान में है। यहाँ पे क्या मिला है हमको? बीड मेकिंग फैक्ट्री मिली है। यहाँ से हमको एविडेंस मिलते हैं कि वो लोग उस टाइम पे मेकअप एंड ऑल पे उतना ध्यान देते थे क्योंकि हमको एविडेंस ऑफ लिपस्टिक मिले हैं, ठीक है? और यहाँ पे एक इकलौती ऐसी इंडस वैली साइट है जहाँ पे सिटाडेल नहीं है। अब ऐसे समझिए जो सिटी होती थी, एक लोअर हायर लेवल पे आप समझिए पैलेस होता था जहाँ एलीट लोग रहते होंगे और लोअर लेवल पे नॉर्मल लोग रहते होंगे। जो हायर लेवल पे लोग रहते थे उनको सिटाडेल बोलते थे। अब ये क्या दिखाते हैं कि यहाँ पे एक तरीके से हायरार्की थी। कि अपर क्लास या जो भी एलिट्स होंगे उस टाइम पे हमको इंडस के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। बट समझिए यहाँ पे अपर क्लास या जो भी होगा तो डिवाइडेड था। बट अगर यहाँ पे हमको मिल रहा है कि सिटाडेल नहीं है मतलब क्या है सब यहाँ बेसिकली हायरार्की एब्सेंस था या हम इंटरप्रेट कर सकते हैं कि इक्वालिटी ज़्यादा था एज़ कम्पेयर टू अदर साइड्स। नेक्स्ट इज़ चापूवाला, ये क्या है? ये कहाँ है बेसिकली पंजाब में है, कहाँ? पाकिस्तान में। दैमाबाद, ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र के अंदर है और हमको यहाँ पे मिला है ब्रोंज़ चैरियट, ठीक है? नेक्स्ट इज़ देसालपुर, देसालपुर कहाँ है? गुजरात के अंदर है। यहाँ पे आप देखेंगे बहुत बड़ा स्टोन का फोर्टिफिकेशन चारों तरफ मिला है, हड़प्पन की पोटरी मिली है, ठीक है? इस हमको सील्स मिली है, स्टेटाइट मिला है। किस-किस की सील मिली है? कॉपर की भी स्टील सील मिली है और टेराकोटा की भी सील मिली है। नेक्स्ट आप देखेंगे धोलावीरा, धोलावीरा आप देखेंगे कहाँ है? गुजरात में है, ठीक है? अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो चैरियट है, उसको यहाँ पे बुलक्स जो है ड्राइव कर रहे हैं और एक बिना कपड़ों के कोई ह्यूमन है वहाँ पे, वो उसपे बैठा हुआ है, ठीक है? वाटर हार्वेस्टिंग और नंबर ऑफ रिजर्वायर के एविडेंस भी हमको मिले हुए हैं। ये देखिए यूपीएससी में पूछा है, फरमाना कहाँ है? हरियाणा के अंदर है। यहाँ ये क्या है? लार्जेस्ट बरियल साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन का विथ 65 बरियल्स फाउंड इन इंडिया। नेक्स्ट इज़ गनवेरीवाला, ये कहाँ है? पंजाब में है। ये बेसिकली इक्विडिस्टेंस से फॉर्म मतलब सेंटर पे है हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो के बीच में, ठीक है? ये बेसिकली यहाँ पे घग्गर रिवर होती थी, जो ड्राई हो गई है, उसके ऊपर लोकेटेड है ये, ठीक है? तो और सतवाना के बारे में थोड़ा-सा देखते हैं हम, कि जो गौतमीपुत्र सतकर्णी जी थे, जो सतवाना डायनेस्टी के, तो उनके अंदर सबसे जेनिथ पे आई थी। मतलब समझ में आ रहा है कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जो लीडर थे, वो गौतमीपुत्र सतकर्णी थे। अब देखिए नाम से पता चल रहा है गौतमीपुत्र यानी गौतमी इनकी माता का नाम है। तो ये हमको दिखा रहा है जब किंग जो है अपनी माता का नाम अपने नेम के आगे लगा रहा है दैट रिफ्लेक्ट कि यहाँ पे क्या था मैट्रिलिनियल सोसाइटी थी, पैट्रिलिनियल नहीं थी, ठीक है? अब इन लोगों ने क्या किया था शाकास इनके वेस्टर्न साइड पे थे। इस टाइम पे आप देखेंगे जो शाकास थे वेस्टर्न एम्पायर जो थे वो बेसिकली वहाँ आने लग गए थे। तो इन्होंने शाकास को वेस्टर्न साइड पे थे और इन्होंने वन ऑफ द सतकर्णी किंग ने इनको डिफीट भी किया था शाकास को, ठीक है? और नासिक को जो नानागढ़ इंस्क्रिप्शन है वो हमको बेसिकली किसके बारे में बता रहे हैं? गौतमीपुत्र सतकर्णी के बारे में बता रहे हैं। एक और फेमस किंग थे हाला, इन्होंने बुक लिखी थी सप्तसती जो किस लैंग्वेज में लिखी हुई थी प्राकृत में ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है? जो मैट्रिलिनियल सोसाइटी को बता रहा है, ये हमने देख चुके हैं, ठीक है? अब ये पहली जो थी, पहला किंगडम ऐसा था जिसने क्या किया था कि कॉइन्स वेयरिंग पोर्ट्रेट्स ऑफ देयर रूलर्स। उससे पहले आप देखेंगे कि क्या होता था कि भगवान के हुए या फिर अदर स्पीशीज़ के हुए, एनिमल्स के हुए या ट्री का हुआ अदर अदर वो सब कॉइन पे प्रिंट होते थे। बट आप देखेंगे सतवाहनास ने क्या किया, इनने क्या किया किंग के जो फ़ोटोज़ थे वो कॉइन्स पे प्रिंट करने लग गए।
तो इन कॉइन्स की वजह से हमको बहुत ज़्यादा हेल्प मिली डायनेस्टीज़ के बारे में जानने में, ठीक है? और यहाँ आप देखेंगे धन्य काटका एक इम्पोर्टेंट बुद्धिस्ट सेटलमेंट है ड्यूरिंग सतवाना पीरियड में। और आप देखेंगे इन्होंने लार्ज अमाउंट में लेड कॉइन भी इश्यू किए थे। अदर साइड हम देख रहे हैं दैट इज़ नालंदा यूनिवर्सिटी। अब नालंदा यूनिवर्सिटी को आप देखेंगे तो इस किसने फाइंड किया था 5th सेंचुरी में कुमारगुप्त। किस डायनेस्टी के थे? गुप्ता डायनेस्टी के थे, ठीक है? अब ये कहाँ लोकेटेड है? राजगीर बिहार में है और ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सेंटर्स था अलोंग विद तक्षशिला एंड विक्रमशिला, ठीक है? ये वर्ल्ड की पहली रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी। इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस भी मिला हुआ है। अब देखेंगे बाद में हर्षवर्धन थे, उन्होंने भी इसको पैट्रोनाइज़ किया था और पाला रूलर्स ने भी पैट्रोनाइज़ किया था। यहाँ पे आप इम्पोर्टेंट स्कॉलर देखेंगे ज़ूज़ियांग जो थे, वो भी यहाँ अट्रैक्ट हुए थे और इन्होंने उसकी स्टडी भी की थी। ठीक है? अब क्या हुआ था जब बुद्धिज़्म में आप देखेंगे जब तांत्रिक डेवलपमेंट्स आने लग गए थे, तो उस टाइम पे इसका डिक्लाइन होने लग गया था अंडर द पाला एम्पायर और फाइनली आप देखेंगे 1200 सी के अंदर जो बख्तियार खिलजी खिलजी डायनेस्टी एस्टेब्लिश हो रही है, उसके अंदर आप देखेंगे बख्तियार खिलजी ने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया था। अब देखिए कुछ की फीचर्स देख लेते हैं सतवाना डायनेस्टी के बारे में। ठीक है? तो अब सबसे पहले देखेंगे ये कब आई थी? 1st सेंचुरी से 3rd सेंचुरी के बीच में मगध था, मगध एम्पायर के बाद कानवा आया, कानवा के बाद इन्होंने इनको ओवरटेक कर लिया था। ठीक है? रीजन हम देख ही चुके हैं, इस रीजन में ये रूल करते थे। ये बेसिकली क्या थे? कनेक्टिंग लिंक थे बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ इंडिया। अब कुछ पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फीचर्स देखेंगे, तो ये पहली मेजर नेटिव इंडियन डायनेस्टी थी कहाँ? डेक्कन में। और उससे पहले आप देखेंगे जो डेक्कन में रूल कर रहे थे, वो बेसिकली आउटराइडर ही थे। ठीक है? अब ये क्या था? ये किंग यहाँ के जो टाइटल लेते थे, दैट इज़ दक्षिणापतापति, दैट इज़ लॉर्ड ऑफ द नॉर्थ, बिकॉज़ नेटिव इंडियन थे और उन्होंने नॉर्थ को कब्जा लिया था उस टाइम पे। ठीक है? जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो बेस्ड किस पे था? जनपदास एंड आहारा सिस्टम पे था। तो ये टर्म पूछ सकता है यूपीएससी किससे रिलेटेड है? तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सतवाना एम्पायर, ठीक है? जो फ्यूडेटरी चीफ्स थे वो गवर्नेंस में हेल्प करते थे। बेसिकली आप समझिए कि प्रेजेंट टाइम में जैसे सीएम है, वहाँ पे भी फ्यूडेटरी चीफ्स होते थे, एक-एक फ्यूडेटरी के वो सब हेल्प करते थे किंग को, ठीक है? अब इनका कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट करता था शाका से, जैसे हमने देखा था कि शाका इनकी वेस्टर्न साइड पे आ गए थे और इनका कंटिन्यूअस वो उनका बाउंड्री को लेके कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता था, ठीक है? और जो गौतमीपुत्र सतकर्णी थे उन्होंने शाका को रूलर को डिफीट भी किया था और ये मेंटेन करते थे मेजर जो सिल्क रूट था उस टाइम पे या जो मेजर ट्रेड का रूट था उसको ये कंट्रोल करके रखते थे, ठीक है? इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग एग्रीरियन इकोनॉमी थी। इन्होंने ये यूपीएससी ने पूछा हुआ है लेड कॉपर जो था, लेड के कॉइन्स इन्होंने इश्यू किए थे। कॉपर और सिल्वर के भी करते थे लेकिन पहली बार लेड के लार्ज नंबर ऑफ कॉइन किसने किए थे? इन्होंने ही किए थे। ठीक है? अब देखिए जब इनने पोर्ट को भी कंट्रोल किया हुआ था तो ओवरसीज़ इनका ट्रेड भी होता था। रोमायन एम्पायर के बाद रोमन एम्पायर के साथ इनका अच्छा ट्रेड भी था। आप देखेंगे जो बहरूच पोर्ट है बेसिकली आप देखेंगे वेस्टर्न साइड ऑफ इंडिया में वहाँ से ये ट्रेड करते थे। ये यूपीएससी ने पूछा है। ठीक है? अब ये टर्म गिल्ड्स क्या होते हैं? तो ये श्रेणीज़ क्या होते हैं? बेसिकली दीज़ आर गिल्ड्स। इसकी होती है ट्रेडर्स और क्राफ्टमैन्स होते हैं, उनकी गिल्ड होती है। ये भी यूपीएससी ने पूछा है। ये लोग क्या करते थे? मोस्टली ब्राह्मण थे, बट वो टॉलरेंट थे। मतलब उन्होंने बुद्धिज़्म को भी अलाउ करते थे। तो बुद्धिस्ट मॉन्क थे, उनको डोनेशन करते थे। स्तूपास और विहार्स भी इनने बनाए थे और इवन वैदिक रिचुअल्स हैं, जैसे कि अश्वमेध यज्ञ, ये सब भी ये करते थे। तो हाइली टॉलरेंट सोसाइटी थी। ठीक है? आप देखेंगे कि उन्होंने जो रॉक कट आर्किटेक्चर है, उसके लिए में भी उन्होंने मेजर कंट्रीब्यूशन किया हुआ है। एग्ज़ाम्पल है इसके नासिक केव्स हैं और जो काले भाजा केव्स है, ये इन्हीं के अंदर बनाई गई हैं, ठीक है? उस टाइम पे आप देखेंगे जो अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट है, वो भी आप देखेंगे सतवाना टाइम में ही फ्लरिश हो रहा है। इसके अंदर होता था इस आर्ट के अंदर आप देखेंगे कि जो आर्ट बेसिकली आप मूविंग आर्ट होता था या रिफ्लेक्टिव आर्ट है। उस आर्ट को आपको देख के ऐसा लगेगा कि स्टोरी के फॉर्म में दिखाया जाता था, कि कुछ इवेंट हो रही है, उसके बाद ये हुआ होगा, उसके बाद ये हुआ होगा। ये सब इवेंट मतलब नैरेटिव पैनल होता था, वो हमको स्टोरी फॉर्म में वो स्कल्पचर्स दिख रहे हैं। अब लैंग्वेज क्या थी इनकी? प्राकृतिक लैंग्वेज थी, किस स्क्रिप्ट में थी? ब्राह्मी स्क्रिप्ट में थी, ठीक है? ये क्या करते थे? लार्ज लैंड ग्रांट्स देते थे, ब्राह्मिन्स को देते थे, बुद्धिस्ट को देते थे, डोनेशन देते थे। इनकी एडमिनिस्ट्रेशन को भी आप देख रहे हैं कि बहुत सारे ग्रांट्स वगैरह देते थे एडमिनिस्ट्रेशन में भी। और इनकी सोसाइटी कैसी थी? मैट्रिलिनियल इन्फ्लुएंस था, बिकॉज़ जो किंग होते हैं, वो अपनी माता के नाम से अपना नाम लिखते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल गौतमीपुत्र सतकर्णी, उनकी माता का नाम गौतमी है। देखिए, अब क्या हुआ है कि यूनेस्को ने क्या किया है कि हाल ही में जो हमारे भगवद गीता है और जो नाट्य शास्त्र है, उनको मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर के अंदर इंक्लूड कर लिया है, ठीक है? तो इंडिया के अंदर अब टोटल 13 हो गई हैं एंट्रीज़। मतलब इनको रिकॉग्नाइज़ करने के लिए कि मतलब बहुत इम्पोर्टेंट जो नोट्स हैं, हम उनको प्रिज़र्व करके रख रहे हैं, इसलिए इसको इनमें ऐड किया जाता है, ठीक है? और हाल ही में आप देखेंगे जो यूनिवर्स ये इम्पोर्टेंट है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट जो था,
बेसिकली इसको भी अब पूरा इसके अंदर ऐड कर लिया गया है, ठीक है? अब ये सब आपको इतने जानने की ज़रूरत है नहीं, एक बार देख लेना बट नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट। थोड़ा-सा भगवद गीता के बारे में देख लेते हैं, कि ये किसने दिया था? बेसिकली किससे एट्रिब्यूट करते हैं हम? सेज व्यास जी थे। इनके अंदर आप देखेंगे इसके अंदर आप 700 वर्ड्स हैं और 18 चैप्टर हैं, ठीक है? एंड आप देखेंगे कि 20वें पर्व जो है, उसमें क्या दे रखा है कि इसमें 20वें पर्व महाभारत का जो है, उसको भी इसमें एम्बेड किया गया है, ठीक है? अब इसको क्या बोल रहे हैं हम, सेकंड और द फर्स्ट सेंचुरी की जो सबसे इम्पोर्टेंट अचीवमेंट थी या सबसे इम्पोर्टेंट कंपोजिशन था, वो उसमें इसको रिकॉग्नाइज़ कर रहे हैं, ठीक है? और इसके अंदर आप देखेंगे वैदिक, बुद्धिस्ट एंड जैन एंड चारवाका थॉट के ट्रेडिशंस को भी रिफ्लेक्ट किया गया है। आप देखेंगे इसके अंदर क्या हो रहा है, जो कृष्ण और अर्जुन है, जो बैटल फील्ड में कुरुक्षेत्र का बैटल चल रहा था, उस टाइम पे अर्जुन बोल रहे थे कि अपोज़िट साइड में भी मेरे कज़िन्स हैं, तो मुझे ये सही नहीं लग रहा। तो उस टाइम पे कृष्ण उनको समझा रहे हैं कि धर्म क्या होता है, ड्यूटी क्या होती है, एक जो किंग है उसकी ड्यूटी क्या है, हमको निष्काम करना चाहिए, काम करना चाहिए विदाउट एक्सपेक्टिंग फॉर द रिजल्ट एंड ऑल। तो वो सब जो डायलॉग है बेसिकली वो हमको यहाँ पे इसके अंदर लिखा हुआ है, ठीक है? अब इसके अंदर 3 मेन पार्ट बताए गए हैं, कर्म दैट इज़ एक्शन, ज्ञाना दैट इज़ नॉलेज एंड भक्ति दैट इज़ डिवोशन, ठीक है? अब इसमें क्या हुआ है कि फीचर क्या है, भक्ति का कांसेप्ट यहाँ इंट्रोड्यूस किया गया है और इसी से जो शंकराचार्य थे, उनकी जो टीचिंग्स हैं, जो वैष्णवाइज़्ड सेक्ट जो था आसाम में उसके जो फाउंडर थे, उनकी टीचिंग भी इससे इंस्पायर हुई हैं। नेक्स्ट देखते हैं नाट्यशास्त्र, बेसिकली इसको फिफ्थ वेदा बोलते हैं। किसने लिखी थी? भारत मुनि ने लिखी थी। किस लैंग्वेज में लिखी थी? संस्कृत में लिखी थी एंड कब किस टाइम पे लिखी थी? 2nd सेंचुरी बीसी के अराउंड, ठीक है? ये यूनेस्को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड प्रोग्राम नॉट मच इम्पोर्टेंट, ठीक है? अब अदर आर्ट फॉर्म्स एंड न्यूज़ देख ले रहे हैं, तो देखिए ये न्यूज़ है, में आर्ट फॉर्म्स हैं, तो इसमें आप देख सकते हैं कि किस रीजन में है, जीआई टैग मिला है कि नहीं, बस उससे ज़्यादा कुछ ज़्यादा इसमें देखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप देख रहे हैं कश्मीरी पश्मीना शॉल है, इसको जीआई टैग मिला हुआ है, ठीक है? ये जो शॉल है उसको स्पेसिफिकली आप देखेंगे, गोट होती है, चांगथांगी गोट, जिसको हम पश्मीना गोट भी बोलते हैं, उसके हाई एल्टीट्यूड में रेस होते हैं बेसिकली उसके जो बुल है उससे बनाया जाता है, ठीक है? नेक्स्ट इज़ बिद्री वेयर वेसेस जो इनको जीआई टैग मिला हुआ है, कहाँ से? बिदार, कर्नाटका से। ये किसके बने होते हैं? जिंक और कॉपर के अलॉय से बनाया जाता है, ठीक है? नेक्स्ट इज़ सिल्वर फिलिग्री पर्स जो है वो उड़ीसा में है, ठीक है? इसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट इज़ मिनिएचर अम्रावरी एलिफेंट, ये बेसिकली वेस्ट बंगाल से है और बट इसको अभी जीआई टैग नहीं मिला है, जीआई टैग की डिमांड कर रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा-सा, ये डोकरा आर्ट है। ये क्या है? ये एंशिएंट फॉर्म ऑफ मेटल कास्टिंग क्राफ्ट है। जिसके अंदर देख रहे हैं हम लॉस्ट वैक्स टेक्निक। अब देखिए लॉस्ट वैक्स टेक्निक क्या होता है? तो ऐसे क्या होता है देखिए नाम में पता चल रहा है कि वैक्स जो है वो लॉस्ट हो गई है। तो हम क्या करते थे पहले एक पुतला बनाएँगे किसी चीज़ का, ठीक है? ये पुतला है, अब किससे बना रहे हैं? वैक्स से बना रहे हैं। अब वैक्स के बाद क्या कर रहे हैं? इसके ऊपर हम मिट्टी का एक ढाँचा बना दे रहे हैं, सेम। तो जब मिट्टी का ढाँचा इसके ऊपर बना लिया, अब क्या करेंगे हम? इसको मिट्टी के ढाँचे को अब इसमें से क्या करते हैं हम इसमें हॉट आयरन या कुछ पोर करेंगे या इसको हीट करेंगे। तो हीट करेंगे तो जो बेसिकली आप समझ रहे हैं अंदर वाला जो पार्ट है वो मेल्ट हो जाएगा। क्यों? बिकॉज़ वैक्स का बना हुआ है। तो अब हमारे पास सेम शेप का क्या ढाँचा बन गया किसमें? किससे बन चुका है? मड से बन चुका है। अब जो मड का ढाँचा है अब उसके अंदर हम क्या करेंगे आयरन को पोर कर देंगे। तो आयरन इसका शेप ले लेगा। फिर बाद में हम क्या करेंगे जो मड का ढाँचा है उसको तोड़ देंगे, लकड़ी से तोड़ देंगे और जो हमारे पास बेसिकली स्कल्पचर बन जाएगा बना हुआ आयरन का मिल जाएगा। ठीक है? दैट इज़ लॉस्ट वैक्स टेक्निक, ये एनसीईआरटी में भी मेंशन्ड है। ये टेक्निक अपने ये आप देख रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी यूटिलाइज़ इसको किया जाता था। ये किस रीजन में फेमस है? तो छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा एंड झारखंड में। नेक्स्ट क्या है? सोराई आर्ट। तो ये एक बेसिकली मुराल ट्रेडिशन है। मुराल मतलब जो पेंटिंग्स होती हैं वॉल्स के ऊपर, ठीक है? और ये कौन-कौन सी ट्राइब? सदर्न, ओरान, मुंडा एंड संथाल ट्राइब्स के बीच में ये इस वहाँ बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। इसको भी जीआई टैग इंडिकेशन मिला है 2022 के अंदर। पटाचित्रा, पटाचित्रा क्या है बेटी? ट्रेडिशनल क्लॉथ बेस्ड स्क्रॉल पेंटिंग है। पटा मतलब क्या होता है? पटा यानी क्लॉथ और चित्रा मतलब पेंटिंग। तो पेंटिंग जो हम कर रहे हैं क्लॉथ के ऊपर उसको पटाचित्र बोलते हैं। किस रीजन में होती है? उड़ीसा के अंदर होता है। इसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। नेक्स्ट इज़ पटुआ आर्ट। ये यहाँ पे क्या हो रहा है कि बेसिकली हम सिल्क इसको बना रहे हैं। ये किस रीजन में होता है? एक जो फ़ोल्क आर्ट है जो बेसिकली कपड़े के ऊपर जो सिल्क की हम पेंटिंग करके बना रहे हैं, ये वेस्ट बंगाल में है और इसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। यहाँ पे जो कपड़ा है बेसिकली उसी को हम क्या बोल रहे हैं पति और पट्टा। अब हम देख लेते हैं कुछ पर्सनैलिटीज़ की न्यूज़। तो ये देखिए 500th एनिवर्सरी है किसकी? गोस्वामी तुलसीदास जी की और इन कहाँ मनाया गया है इसको हाल ही में चित्रकूट के अंदर मनाया गया है, ठीक है?
इनका बर्थ प्लेस कहाँ था? यूपी में था। अब इनके बारे में कुछ की कंट्रीब्यूशन देख लेते हैं। तो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन क्या है? इन्होंने रामचरितमानस लिखी थी, अवधी डायलेक्ट में लिखी थी। ठीक है? जो रामचरितमानस है, उसको आप देखेंगे जो वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर है यूनेस्को का, उसके अंदर इसको इंक्लूड किया गया है। ठीक है? इन्होंने विनय पत्रिका और कवितावली को कंपोज़ किया था, किसमें? ब्रज डायलेक्ट में। ब्रज इज़ बेसिकली ए सब टाइप किसका? हिंदी लैंग्वेज का है। ठीक है? ये वैष्णवाइट थे, ठीक है? ये एंड बिलॉन्ग करते थे किसको? सगुना भक्ति ट्रेडिशन को। देखिए 2 टाइप के ट्रेडिशन होते हैं, सगुना और निर्गुणा। निर्गुणा इज़ बेसिकली गॉड विदाउट एट्रिब्यूट्स, मतलब गॉड का कोई फीचर नहीं है, किस टाइप के दिखते हैं, मतलब उनका कोई गुण नहीं है। सगुना इज़ बेसिकली गॉड विथ एट्रिब्यूट्स कि गॉड किस तरीके दिखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कृष्णा का एग्ज़ाम्पल हुआ, लॉर्ड रामा का एग्ज़ाम्पल हुआ, तो वो सगुन है। ठीक है? एंड ये अपने लॉर्ड रामा के डिवोशन के लिए जाने जाते थे। ठीक है? बट वो क्या करते थे, सगुन को सगुना भक्ति ट्रेडिशन के थे, बट वो बिलीव करते थे निर्गुणा में भी। मतलब बेसिकली वो दोनों में मानते थे। ठीक है? बिकॉज़ वो उनका क्या कहना था, जो सगुना और निर्गुणा है, वो दोनों को एक-दूसरे के अपोज़िट नहीं है, एंटी नहीं है। वो बेसिकली एक-दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है? अब आप देखेंगे जो रामलीला है बेसिकली, ये क्या है? ट्रेडिशनल आप देखेंगे कि जो परफ़ॉर्मेंस होता है, जहाँ रामलीला के कैरेक्टर्स को डिपिक्ट किया जाता है, रामायण के कैरेक्टर्स को डिपिक्ट किया जाता है रामलीला के अंदर, ये किसके बेस पे होता है? तुलसीदास की जो रामचरितमानस है, उसी के थ्रू इसको डिपिक्ट किया जाता है। ठीक है? और जो रामलीला इन इटसेल्फ है, उसको आप देखेंगे यूनेस्को की रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है, उसके अंदर इसको इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट फेमस पर्सनैलिटी इज़ दादा भाई नौरोजी। अब दादा भाई नौरोजी को हम सब जानते हैं, ही इज़ नोन एज़ ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ठीक है? और इनको अनऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, ठीक है? अब आप देखेंगे ये 3 टाइम कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कब? 86 में, 93 में एंड 1906 में। आप समझिए 1906 का इंपॉर्टेंट सेशन था कोलकाता सेशन। इस टाइम से ही आप देख रहे हैं कि जहाँ स्प्लिट की बात आने लग गई थी बिटवीन मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट। बट उस टाइम पे इनने मॉडरेट लीडर दादा भाई नारोजी को चुना और बिकॉज़ ये मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट दोनों में रिस्पेक्ट दोनों लोग इनको रिस्पेक्ट करते थे। इसलिए आप देखेंगे 1906 के आस-पास जो स्प्लिट होना था वो टल गया और फाइनली आप देख रहे हैं नेक्स्ट सेशन में वो हो गया था। देखिए ये पहले इंडियन बने थे, जिनको फुल टाइम प्रोफेसर अपॉइंट किया गया था किसका? एल्फिंस्टन कॉलेज का, ठीक है? और ये गुजराती लैंग्वेज के प्रोफेसर बन गए थे कहाँ? यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में जब ये यूके लंदन गए थे अपनी आगे फर्दर स्टडीज़ के लिए, ठीक है? और बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का इनको मेंबर भी एड किया गया था। अब इनके की कंट्रीब्यूशन हम देख ले रहे हैं, तो वुमेन एजुकेशन के लिए इन्होंने बहुत काम किया था। उसको प्रमोट करने के लिए इन्होंने एक स्टूडेंट लिटरेरी एंड साइंटिफिक सोसाइटी एस्टेब्लिश की थी 1848 के अंदर। इन्होंने बहुत सारे रिफॉर्मिस्ट आइडियाज़ स्प्रेड करने के लिए एक रस्ट गुफ्ता न्यूज़पेपर निकाला था और ये किसके साथ निकाला था? रहनुमाई मज़दयान सभा के साथ मिला था। क्यों निकाला था? जो पारसी सोसाइटी थे, उसके अंदर रिफॉर्म लाने के लिए। ये यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। ठीक है? अब इनने क्या बताया था ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। अब देखिए ड्रेन ऑफ वेल्थ उस टाइम पे क्या लगता था कि ब्रिटिश जो है वो इंडिया के भले के लिए हैं। हम बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट नहीं करते थे बिकॉज़ हमको लगता था कि ब्रिटिश अगर प्रोटेस्ट करेंगे तो भाग जाएँगे और इंडिया का डेवलपमेंट रुक जाएगा। बिकॉज़ उन्होंने ऐसे बताया था कि ब्रिटिश की वज़ह से इंडिया का डेवलपमेंट हो रहा है, यहाँ पे रूल ऑफ लॉ एस्टेब्लिश हो रहा है, बहुत सारी थ्योरी और इंडिया का डेवलपमेंट हो रहा है। इस चीज़ को चैलेंज किसने किया? दादा भाई नौरोजी ने। किसमें चैलेंज किया? ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी के अंदर इन्होंने बताया कि किस तरीके से ब्रिटिश की जो पॉलिसीज़ हैं, वो इंडिया से वेल्थ ड्रेन कर रही हैं और इन द फॉर्म किस-किस तरीके से जो टैक्स लगा रहे हैं या फिर जो पेंशन्स दे रहे हैं और जो ऑफिशियल्स हैं, उनका सोर्स ऑफ इनकम, उनकी फैमिली का इनकम, उनके एक्सपेंडिचर, वो सारा कहाँ से जा रहा है? इंडिया के रेवेन्यू से। तो उन्होंने बताया था कि हमारा इससे भला नहीं हो रहा, हमारे जो रिसोर्सेज़ हैं, वो डिप्लीट होते जा रहे हैं। उसी के बाद आप समझ रहे हैं कि धीरे-धीरे हमको हमारे बारे में अवेयरनेस लगी, तभी हमने एंटी ब्रिटिश जो मूवमेंट थी, वो स्टार्ट हुई। अब मेजर लिटरेरी वर्क्स क्या-क्या थे? पॉवर्टी ऑफ इंडिया एंड पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, दिस इज़ वेरी इंपोर्टेंट। इसके अंदर ही आप देख रहे हैं, रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी आ रही है। ठीक है? इन्होंने क्या किया था, इनके जो एफर्ट्स थे, इन्होंने बताया कि रेन ऑफ वेल्थ हो रही है, उसकी वजह से आप देखेंगे 2 कमीशन बने थे। रॉयल कमीशन बना था और वेल्बी कमीशन बना था। इसके अंदर बेसिकली यही देख रहे थे कि कैसे इंडिया की जो वेल्थ है, उसमें इंडिया में कितना ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, इतनी ज़्यादा पॉवर्टी है, उसको कैसे रोका जा सके या जो ड्रेन ऑफ वेल्थ है, उसको कम किया जा सके। ठीक है? तो उन्होंने क्या किया था, नया न्यूज़पेपर भी निकाला था, जिसका नाम था वॉइस ऑफ इंडिया। ठीक है? और इन्होंने फाउंड की थी द लंदन इंडिया सोसाइटी 65 में एंड ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में, ये वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है? अब एजुकेशन के फील्ड में भी इन्होंने बहुत सारा काम किया था। इन्होंने आप देखेंगे ज्योतिबा फुले जो थी, उनके साथ मिलके इन्होंने क्या किया था, प्राइमरी एजुकेशन की बात की थी, कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन की बात की थी। और उससे पहले आप देख रहे हैं जो हंटर कमीशन आया था,
उसके सामने इनने यही डिमांड रखी थी और हंटर कमीशन आप देख रहे हैं 1882 में आ रहा है जो प्राइमरी एजुकेशन की बात करेगा। नेक्स्ट इज़ श्री नारायण गुरु। अब श्री नारायण गुरु का बेसिकली आप देख रहे हैं प्रेज़ेंट डे में तिरुवनंतपुरम के पास उनका बर्थ हुआ था टू इज़ावा फैमिली में, ठीक है? अब इज़ावा कौन होते हैं? बेसिकली दीज़ आर बैकवर्ड अनटचेबल कम्युनिटी थी। तो वो अनटचेबल थे तो उस टाइम में क्या था? सोशल इनजस्टिस फेस कर रहे थे और आप देखेंगे उस टाइम की सोसाइटी जो केरला की थी उसमें अनटचेबिलिटी एंड कास्ट रिडन सोसाइटी थी और जो लोअर कास्ट के लोग थे वो सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहे थे, ठीक है? इनको बेसिकली गुरुदेवन के नाम से जाना जाता है अपने फॉलोअर्स के बीच में। इनके की कंट्रीब्यूशन क्या थे? ये बोलते थे कि एक ही कास्ट है, एक ही रिलीजन है और एक ही भगवान है और सबके लिए। तो ये कास्ट बेस पे जो डिवीज़न है वो रॉन्ग है, ठीक है? और ये बोलते थे कि इन जब हमको अगर इन सब से ऊपर उठना है तो वो कब कैसे पॉसिबल है? या तो नॉलेज से, एजुकेशन से या फिर कंपैशन से जब हम दूसरे को दुःख या दर्द को समझ पाएँगे। ब्लाइंड फेथ से ये सब कभी हम डील नहीं कर पाएँगे। इसको प्रमोट करने के लिए या इसको अनटचेबिलिटी वगैरह को हटाने के लिए इन्होंने बोला कि एजुकेशन ही एक इकलौता मीन्स है, जिससे ह्यूमन की प्रोग्रेस हो सकती है और प्रॉस्पेरिटी आ सकती है। और एजुकेशन के थ्रू जब साइंटिफिक डेवलप हो जाएगी नॉलेज, तभी हम जो सुपरस्टिशंस हैं उनसे दूर हट पाएँगे। ठीक है? इन्होंने क्या किया था? अद्वैत आश्रम बनाया था। ठीक है? अद्वैता और द्वैता 2 टाइप के स्कूल होते हैं। द्वैता मतलब गॉड एंड सोल आर डिफरेंट मतलब द्वैता 2 हैं और अद्वैता मतलब क्या गॉड एंड सोल आर वन। ठीक है? इन्होंने क्या किया था टेम्पल एंट्री मूवमेंट लॉन्च की थी। कहाँ पे? अरिवीपुरम में, ठीक है? इसको अरिवीपुरम मूवमेंट भी बोलते हैं 1886 में क्यों की थी? कि वहाँ पे जो अनटचेबल्स थे उनको बेसिकली टेम्पल्स में एंट्री नहीं दी जाती थी, उनको बाहर भी अलाउ नहीं करते थे, दूर से ही उनको टेम्पल के दर्शन या उनको करना है तो बाहर ही रहते थे, मतलब बेसिकली उनकी एंट्री नहीं थी। तो इसको ब्रेक करने के लिए सेंचुरीज़ ओल्ड जो ट्रेडिशन बना रखा था कास्ट रिडन सोसाइटी में, उसको ब्रेक करने के लिए इन्होंने टेम्पल एंट्री मूवमेंट स्टार्ट की थी, ठीक है? इन्होंने नई एक एस्टेब्लिशमेंट की थी एक कमिटी की जिसका नाम क्या था? श्री नारायण धर्म परिपालना योगम। ये क्यों इसका पर्पज़ क्या था? जो एजावा कम्युनिटी अनटचेबल्स हैं उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए वो काम करेगी। नेक्स्ट आप देखेंगे बाइकॉम जो सत्याग्रह था, बेसिकली ये भी क्या था? एक नॉन वायलेंट सत्याग्रह मूवमेंट था, ये भी टेंपल एंट्री के लिए था फॉर लोअर कास्ट हिंदूज़ के लिए, इन ट्रैवनकोर इसमें भी इनने बहुत लीडरशिप का रोल प्ले किया था। ये सबसे इम्पोर्टेंट आ जा रहा है भगवान बिरसा मुंडा जी। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि हाल ही में इनकी 150th एनिवर्सरी मनाई गई है, ठीक है? तो इनके बारे में कुछ जानते हैं। ये बेसिकली कहाँ इनका जन्म हुआ था? आप देखेंगे कुंती डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड के अंदर जन्म हुआ था। ये किस ट्राइब को बिलॉन्ग करते थे? मुंडा ट्राइब को बिलॉन्ग करते थे बेसिकली छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन के अंदर, ठीक है? अब इनका क्या मानना था? मोनोथीज़्म मतलब डिफरेंट गॉड्स नहीं है, एक ही गॉड है, ठीक है? तो ये प्रीच्ड इन बिलीव इन वन गॉड, ठीक है? अब इनके कुछ इंपॉर्टेंट देख रहे हैं कि ही इज़ रिमेंबर्ड एज़ भगवान। अभी प्रेज़ेंट टाइम में उनको ऐसे गॉड की तरह ट्रीट किया जाता है, ठीक है? एंड वाज़ गिवन द टाइटल ऑफ धरती आबा दैट इज़ फादर ऑफ द अर्थ, ठीक है? नवंबर जो 15 है, आप देखेंगे उसको जनजातीय गौरव दिवस मनाया जा रहा है, इनको ही हॉनर करने के लिए। इन्होंने क्या इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन क्या है? इन्होंने देखिए बिरसा मुंडा ने उलगुलन और ग्रेट टमुल्ट लॉन्च किया था, यूपीएससी पीवाईक्यू, ठीक है? बेसिकली इसको मुंडा रेबिलियन के अलग नाम है ये, उलगुलन और ग्रेट टमुल्ट, ठीक है? इनका उस टाइम पे स्लोगन क्या था कि लेट द किंगडम ऑफ क्वीन बी एंडेड और हमारा किंगडम एस्टेब्लिश होगा, ठीक है? अब कुछ पॉइंट देख लेते हैं मुंडा रेबिलियन के बारे में, तो कॉज़ क्या-क्या थे? देखो एक तो क्या था परमानेंट सेटलमेंट एक्ट ऑफ 1793। अब परमानेंट सेटलमेंट उस टाइम पे देखिए क्या हो रहा था कि जो ज़मींदार थे, उनको बेसिकली ज़मींदार को जो ज़मीन था उसका ओनर बना दिया। उस टाइम पे वो ओनर नहीं थे, बट उनको ओनर डिक्लेयर कर दिया गया और ज़मींदार्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई कि तुमको सबसे उस जिस रीजन का उनको ज़मींदार बनाया गया है, वहाँ से तुमको रेवेन्यू कलेक्ट करके ब्रिटिश को देना है। अब तुम और वो फिक्स रेवेन्यू था कि मतलब मान लीजिए आपको 1 लाख रुपए देने हैं, तो चाहे आप पीजेंट से 2 लाख वसूलो, 5 लाख वसूलो, वो आपका प्रॉफिट होगा, हमको बस 1 लाख रुपए दे देना है। ठीक है? तो वहाँ से बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन होने लग गया था और उससे पहले आप देखेंगे कि ज़मींदार आ गए तो एक्सप्लॉइटेशन होने लग गया। लेकिन इससे पहले क्या होता था कि वहाँ पे खून-कट्टी सिस्टम चलता था। खून-कट्टी बेसिकली सब लोग मिल-जुल के जॉइंट ओनरशिप करते थे। लेकिन ये खत्म करके क्या किया ज़मींदारी सिस्टम ला दिया वहाँ। ठीक है? तो जो ब्रेकडाउन जो ट्रेडिशनल सिस्टम था उनका खत्म होने लग गया। बिकॉज़ जो लोग सारा मिल-जुल के करते थे वो सब क्या हो गए? वो तो अब एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, टेनेंट्स बन के रह गए हैं। इसकी वजह से क्या होने लगा? एक्सप्लॉइटेशन होने लगा। कौन-सा इकोनॉमिक और सोशल, यहाँ पे फोर्स्ड लेबर होने लग गया जिसको हम बोलते हैं बेथ-बेगारी। ठीक है? और जो बेसिकली मनी लेंडर्स थे, वो क्या करते थे, आते थे, लोगों को पैसा दे रहे हैं, वो काम के लिए। फिर बट वो मिनिमम वेज देते थे, जो लोगों को ज़्यादा ज़रूरत होती थी, तो और ज़्यादा लोन ले ले रहे हैं। बहुत हाई रेट पे देते थे, सो दैट वो लोन कभी वो चुका ही नहीं पा रहे हैं। तो वो क्या हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा कर्जे के अंदर आ जा रहे हैं और एक इतना ज़्यादा लोन हो जा रहा है कि वो सिर्फ़ काम करके उनका ब्याज ही चुका पा रहे हैं। ठीक है? तो इसलिए वो फ़ोर्स्ड लेबर बन जा रहा था।
तो अब इसका इन्होंने क्या किया, इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते हुए एक रेवोल्यूशन स्टार्ट की, जिसको हम मुंडा रिवेलियन बोल रहे हैं। जिसका पर्पस था कि ओवरथ्रो ब्रिटिश रूल को ओवरथ्रो करेंगे, और जो दिखूस थे, बेसिकली द दिखूस मतलब होता है जो आउटसाइडर्स हैं, उनको भी हम, और जो मनी लेंडर्स हैं उनको भी यहाँ से भगा देंगे, ठीक है? और जो बेसिकली जो ट्रेडिशनल सिस्टम था उसको रिवाइव करेंगे, और जो मुंडा होंगे वो कंट्रोल करेंगे अपनी लैंड को, ठीक है? मेन आइडिया वाज़ मुंडा स्टेट एस्टेब्लिश किया जाएगा बीसा राज के अंदर, ठीक? ये रिपील ऑफ मेगार सिस्टम को भी अवॉइड किया जाएगा, और इसको भी खत्म कर दिया जाएगा। तो आप देख रहे हैं, ऑल्दो इसको सप्रेस कर दिया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, बट आप देख रहे हैं कि कुछ एक्ट लिए गए थे, कुछ इनिशिएटिव लिए गए थे, सो दैट सच टाइप ऑफ रिवॉल्ट्स फ्यूचर में ना हो। तो एक एक्ट पास किया गया था जिसको बोल रहे हैं हम छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, ठीक है? इसने क्या किया था, प्रोहिबिट कर दिया था संथाल लैंड को नॉन संथाल को ट्रांसफर करने से। नेक्स्ट इज़ सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो राष्ट्रीय एकता दिवस जो मनाया जाता है, नेशनल यूनिटी डे, उनको ही हॉनर करने के लिए मनाया जाता है, ठीक है? इनका जन्म आप देखेंगे नादिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में हुआ था, ठीक है? इनके फादर जो थे जवेर भाई, उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई थी, उनकी आर्मी में पार्टिसिपेट किया था रिवोल्ट ऑफ 1857 के अंदर, ठीक है? की पोजीशंस इनके बारे में देख लेते हैं कुछ। ही वाज़ सिलेक्टेड, जो कराची सेशन हुआ था कांग्रेस का 1931 में, उसमें फंडामेंटल राइट्स एंड इकोनॉमिक सर्वे वाज़ पॉलिसी जो पास की गई थी, उस टाइम पे ये प्रेसिडेंट थे 1931 में, ठीक है? ही वाज़ सिलेक्टेड टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, बॉम्बे से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्ट हुए थे कांग्रेस पार्टी के टिकट के ऊपर। इन्होंने चेयरमैन प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के ये चेयरमैन भी थे, और प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन में मतलब वहाँ डिटरमाइन करेंगे कि कैसे क्या रिलेशन होगा बिटवीन दी प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड दी सेंट्रल गवर्नमेंट। ये ऐसे मेंबर ऑफ जो फंडामेंटल राइट्स कमिटी थी, एडवाइजरी कमिटी एंड माइनॉरिटी एंड ट्राइबल्स एंड एक्सक्लूडेड एरिया की जो कमिटी थी, उसको भी सर्व किया था इन्होंने। ये पहले होम एंड डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने थे इंडिपेंडेंट इंडिया के, और जो इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी उसके अंदर होम एंड इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर थे। ये वाला आप अगर स्टेट में दे रहे हैं तो बहुत ज़्यादा पूछता है बार-बार, ठीक है? एक भारत श्रेष्ठ भारत, मतलब एक यूनिटी इन इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए इसको इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था, बेसिकली ऑन द प्रिंसिपल ऑफ यूनाइटेड इंडिया, जो सरदार वल्लभ भाई के पटेल के आइडिया से इंस्पायर हुआ था। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी बनाया गया है इनको ऑनर करने के लिए, कहाँ? केवड़िया गुजरात के अंदर, ठीक है? अब इनके सरदार वल्लभ भाई पटेल के की कंट्रीब्यूशन क्या थे, कि जो खेड़ा सत्याग्रह हुआ था, देखिए गांधी के अंदर 3 इंपॉर्टेंट हो रहे हैं, सी एक से आप याद रख सकते हैं, चंपारण, अहमदाबाद एंड खेड़ा। तो जो खेड़ा सत्याग्रह हुआ था 1918 के अंदर, उसमें मेनली सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही गांधी जी के साथ लीडिंग रोल प्ले किया था, ठीक है? इन्होंने पीजेंट्स को बोला था कि तुम टैक्स मत दो, बिकॉज़ वहाँ पे क्या हुआ, फेमाइन आ गया था, और फेमाइन के बाद वहाँ था कि अगर फेमाइन आ रहा है तो उस टाइम पे टैक्स कलेक्ट नहीं करेंगे, बट वो गिव अप नहीं कर रहे थे, बोल रहे थे टैक्स लेंगे। तो इस केस में सरदार भाई पटेल वहाँ उनकी सपोर्ट में गए और बोला कि टैक्स मत दो, वी आर विथ यू, ठीक है? फिर हुआ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, इस टाइम पे भी सरदार वल्लभ पटेल ने गुजरात वाला जो रीजन था उसके अंदर लीड किया था मूवमेंट को। फिर इम्पोर्टेंट एक बरदौली सत्याग्रह था, इस टाइम पे मेनली जो लैंडलॉर्ड्स थे, उन्होंने जो क्या हुआ था, टैक्स रेट इंक्रीज़ कर दिया गया था। तो जो पीजेंट्स थे, उन्होंने सरदार भाई पटेल ने बोला कि टैक्स देने से, पीजेंट्स यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो सरदार भाई पटेल ने बोला वहाँ टैक्स देने से मना कर दिया, और वो पीजेंट्स के साथ सपोर्ट में आ गए थे। तो उनके इस अचीवमेंट को देखते हुए उनके एट द एंड फिर फाइनली क्या हुआ, वहाँ पे टैक्सेस को कम कर दिया गया। जब टैक्सेस को कम कर दिया गया और एक तरीके से जो विक्ट्री हुई सरदार वल्लभ पटेल की, तो उसको रिकॉग्नाइज़ करते हुए वहाँ की वुमेन्स ने उनको टाइटल दिया था किसका? सरदार का। तब से हम उनको सरदार पटेल बोलने लगे, ठीक है? एनेक्सेशन में आप देख रहे हैं उन्होंने जब यूनिफ़िकेशन ऑफ इंडिया है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। वो सभी प्रिंसली स्टेट्स को उन्होंने एक साथ मिलाया था। उसके अंदर जो 3 स्टेट थे, वो जो सबसे एंड तक जो बच गए थे, बहुत ज़्यादा हर्डल्स आए थे। दैट इज़ जूनागढ़, कश्मीर एंड हैदराबाद। जूनागढ़ को थ्रू प्लेबिसाइड, प्लेबिसाइड बेसिकली पॉपुलर वोट से, और कश्मीर को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन से, एंड हैदराबाद के अंदर हम देख रहे हैं कि मिलिट्री ऑपरेशन, बेसिकली ऑपरेशन पोलो से हमने हैदराबाद को ओवरटेक किया था। नेक्स्ट इज़ सर चेतुर शंकरन नायर। ये बेसिकली इनके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या याद रखना है कि ये प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के कब? 1897 में अमरावती में। अब कुछ हम देख रहे हैं जलियांवाला बाग जो मैसेकर था उसके बारे में, ठीक है? तो इसके अंदर आप देख रहे हैं क्या हो रहा है कि देखिए, जब वर्ल्ड वॉर 1 हो रहा है, तो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद क्या हो रहा था, इंडियंस ने उनको ब्रिटिश का खूब सपोर्ट किया था वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर। तो उसके बाद वो सोच रहे थे कि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ब्रिटिश हमको रिवॉर्ड करेंगे, हमको थोड़ा-सा हो सकता है जो डोमिनियन स्टेटस मिल जाए, ये सब एक्सपेक्ट कर रहे थे। लेकिन आप देख रहे हैं जब वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हो जा रहा है, तो ब्रिटिश किसके साथ आ रहे हैं? नए रॉलेट एक्ट के साथ आ रहे हैं, जिसको हम ब्लैक एक्ट भी बोल रहे हैं। इसमें क्या हो रहा था कि किसी को भी आप विदाउट ट्रायल पकड़ के जेल के अंदर डाल सकते हैं। तो ये इस एक्ट के अगेंस्ट गांधी जी ने क्या किया था, एक सत्याग्रह मूवमेंट लॉन्च की थी, इस एक्ट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए। तो वो क्या रहा था कि आप देख रहे हैं कि
उस पंजाब रीजन में अमृतसर के आस-पास आप देखेंगे डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, ये इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे और उनको उसके अंदर अरेस्ट कर लिया गया। प्रोडक्ट एक्टिंग इन प्रोटेस्ट में अरेस्ट कर लिया गया, ठीक है? अब इनकी अरेस्ट के अगेंस्ट कुछ लोग इकट्ठे हुए जो डिमांड कर रहे थे इनकी रिलीज़ की, ठीक है? और सेम टाइम पे आप देखेंगे वैसाखी फेस्टिवल भी चल रहा था। तो उस टाइम पे जहाँ सब लोग इकट्ठे हुए थे, तो उस टाइम पे आप देखेंगे जो ब्रिटिश जनरल डायर थे, वहाँ आए और उन्होंने सीधा ओपन फायर कर स्टार्ट कर दिया और बहुत से लोगों की डेथ हो गई थी। इसको वन ऑफ द इसको हम जो बोल सकते हैं कि लास्ट कॉफ़िन इन द नेल ऑफ लास्ट कॉफ़िन जो नेल लास्ट नेल था कॉफ़िन में किसके ब्रिटिश एम्पायर की में। इसके बाद से हमको यहाँ से दिख रहा था कि ब्रिटिश एम्पायर अब खत्म होने वाला है, ठीक है? इसके बाद एक कमिटी बनाई गई थी कि इसके लिए तो उसको बोलते हैं डिसऑर्डर्स इंक्वायरी कमिटी और हंटर कमीशन। एक हंटर कमीशन पहले हम देख चुके हैं 1882 में बन रहा है, वो प्राइमरी एजुकेशन से था। ये डिफरेंट है, ठीक है? इसमें क्या किया गया था जनरल डायर जो थे उनको उनके एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होल्ड किया गया था और उनको वहाँ से रेजिग्नेशन देना पड़ा था। बट आप देखेंगे जो ये जनरल डायर थे और वहाँ पे मेन कमांडर डायर जो थे वो माइकल ओडायर थे। उनके ऑर्डर पे जनरल डायर ने ये मैसेकर किया था। तो आप देखेंगे जो मेन चीफ थे माइकल ओडायर उनको ऊधम सिंह जो है उन्होंने असैसिनेट कर दिया था। और आपको ये इट्स शॉकिंग कि गांधी जी ने इसको क्रिटिसाइज़ किया था एज़ एन एक्ट ऑफ इंसैनिटी। अब देखिए कुछ नोबेल प्राइज़ हैं। अब नोबेल प्राइज़ देखिए कैटेगरीज़ में जो फिज़िक्स, केमिस्ट्री और इकोनॉमिक्स की फील्ड में नोबेल प्राइज़ दिया जाता है, वो दिया जाता है रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस के द्वारा। लिटरेचर की फील्ड में दिया जाता है स्वीडिश अकेडमी स्टॉकहोम स्वीडन के द्वारा। मेडिसिन में और फिजियोलॉजी में दिया जाता है नेशनल असेंबली एट कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट स्टॉकहोम स्वीडन के अंदर। और पीस के लिए दिया जाता है नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी के लिए। तो नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी के द्वारा। तो ये देखिए अलग-अलग इंस्टीट्यूट दे रहे हैं अलग-अलग, तो ये आपको थोड़ा-सा रफ आइडिया होना चाहिए, ठीक है? अब हाल ही में देखिए नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया है मारिया कोरिना मचादो को, ठीक है? क्यों? बिकॉज़ उन्होंने पीसफुल ट्रांसफर में बहुत काम किया था, किस कंट्री के अंदर? वेनेज़ुएला के अंदर, जिसके थ्रू वहाँ से डिक्टेटरशिप को रिप्लेस करके पीसफुली वहाँ पे डेमोक्रेसी इंट्रोड्यूस की गई थी, इसलिए दिया गया है। अब नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर किसको दिया गया है? हंगेरियन राइटर हैं लास्लो करास्नाउ हुर्कई, इनको दिया गया है। तो इनमें आपको बस नाम याद रखना है, इन केस कभी पूछ ले रहा है, अदरवाइज़ उससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा। अब नेक्स्ट इज़ पद्मा अवार्ड्स। अब पद्मा अवार्ड्स क्या है? हाईएस्ट सिविलियन ऑनर्स होते हैं किसी सिविलियन को देने वाले, ठीक है? इनको कब बनाया गया था 1954 में और हर साल दिया जाता है रिपब्लिक डे पे, ठीक है? एक्सेप्ट अब हर साल में कब-कब नहीं दिया गया देखिए अब एक्सेप्शन है। यूपीएससी ऐसे ही बोलता है कि हर साल दिया एवरी ईयर दिया जा रहा है, तो वो गलत हो जाएगा बिकॉज़ ये आपके एक्सेप्शंस है, ठीक है? अब ये एक टाइटल नहीं होता इसलिए आप इसको आर्टिकल 18 जो है इसके अगेंस्ट आप इसको यूज़ नहीं कर सकते सफिक्स और प्रीफिक्स के अंदर। बेसिकली 3 कैटेगरी होती हैं पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। इसके अंदर आप कुछ एक्सेप्शन भी कर रहे हैं और डिस्टिंग्विश्ड भी कर रहे हैं। पद्म भूषण के अंदर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस है ऑफ हायर ऑर्डर और पद्मश्री के अंदर फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस के लिए, ठीक है? अब एलिजिबिलिटी क्या है? सब पर्सन्स एलिजिबल हैं, बट कौन एलिजिबल नहीं है? गवर्नमेंट सर्वेंट्स, ठीक है? जो इंक्लूडिंग दोज़ वर्किंग इन पीएसयूज़, बट डॉक्टर्स और गवर्नमेंट साइंटिस्ट्स आर एलिजिबल, ठीक है? ऑल्दो ये आफ्टर डेथ नहीं दिया जाता, बट इन हाई डिज़र्विंग केसेस में ये अलाउड है, ठीक है? 1 साल के अंदर मैक्सिमम क्या है? 120 से ज़्यादा नहीं दिए जा सकते। इसमें क्या है जो जो पर्सन नहीं रहे, इनकी डेथ हो गई, उसके बाद अगर उनको दे रहे हैं, तो ही कैन बी 121th पर्सन। नेक्स्ट इज़ मेजर ध्यानचंद खेल रत्न। ये आप देख रहे हैं, सात्विक साईराज रंकी रेड्डी एंड चिराग शेट्टी, इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से नवाजा गया है, ठीक है? इनने क्या किया, ये बैडमिंटन प्लेयर है, ये वर्ल्ड में नंबर 1 पे आ गया, वर्ल्ड बैंक की जो सॉरी वर्ल्ड फेडरेशन जो रैंकिंग है इसकी, बैडमिंटन की, उसके अंदर नंबर 1 पे है, ठीक है? और इन्होंने क्या किया है कि एशियन गेम्स जो थे उनके अंदर गोल्ड मेडल भी जीता है। ये कब बना था? 1991-92 में। इसका पहला नाम था राजीव गांधी खेल रत्न। इसको बाद में नेम चेंज करके आप देख रहे हैं खेल रत्न मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड इसको बना दिया गया 2021 के अंदर। ये किस लिए दिया जाता है? इंडियाज़ हाईएस्ट स्पोर्टिंग हॉनर है ये, ठीक है? अब ये सिर्फ़ इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं, उनके अंदर अगर आप परफ़ॉर्म कर रहे हैं, उसके लिए दिया जाता है। इसके अंदर 25 लाख का कैश प्राइज़ होता है, मेडल एंड ए सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर दिया जाता है। अब नेक्स्ट इज़ पुलित्ज़र प्राइज़। ये क्या है? ये इट रिकॉग्नाइजेस आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स इन जर्नलिज्म, लेटर एंड म्यूज़िक। नेक्स्ट इज़ मैग्सेसे अवार्ड। अब ये दिया जाता है मतलब सोशल वर्क के लिए। तो इसमें आप देख रहे हैं जो एजुकेट गर्ल्स एनजीओ है, ये पहली इंडियन ऑर्गेनाइजेशन बन गई है जिसको रैमसे मैग्स रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला हुआ है 2025 में, ठीक है?
ये पहली बार कब मिला था 1958 में। ये बेसिकली आप देखेंगे कि एशिया का आप एक तरीके से नोबेल प्राइज़ समझ सकते हैं इसको। एशिया का सबसे हाईएस्ट ऑनर ये है, ठीक है? तो इंडिविजुअल और ऑर्गनाइज़ेशंस इन एशिया जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अदर्स के लिए पब्लिक और सोशल एक्टिविटीज़ में उनको रिकॉग्नाइज़ करने के लिए इसको दिया जाता है। नेशनल फ़िल्म अवार्ड्स 2020 तो आप देखेंगे 71th नेशनल फ़िल्म अवार्ड्स किसके द्वारा अनाउंस किए गए हैं? मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा और ये कौन देता है? हर साल देते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सॉरी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इज़ इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ तो ये बानू मुश्ताक जो हैं उनको इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ मिला है और कन्नड़ शॉर्ट स्टोरी इसका नाम क्या है? हार्टलैंड। ये याद कर लेना है इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब नेक्स्ट देश राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार तो जो प्रोफ़ेसर जयंत विष्णु पार्रिकर हैं नार्लिकर हैं, उनको अवार्ड अवार्ड किया गया है विज्ञान रत्न से, बट उनकी आफ्टर डेथ के बाद पोस्टुमसली अवार्ड किया गया है। इन्होंने क्या किया था, जो होले नार्लिकर थ्योरी ऑफ ग्रेविटी दी थी, ये बेसिकली जो आइंस्टीन की जनरल रिलेटिविटी थ्योरी है, उसका एक अल्टरनेट प्रोवाइड किया था इन्होंने, ठीक है। नेक्स्ट इज़ इंदिरा गांधी पीस प्राइज़, ये किसको दिया गया है? एक्स प्रेसिडेंट ऑफ चिले को माइकल बेचलेट को, ठीक है, इंदिरा गांधी पीस प्राइज़ दिया गया है। ये बेसिकली क्या होता है कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ नेशनैलिटी दिया जाता है, किसी को भी दे सकते हैं हम, इवन आउटसाइड इंडिया ऑल्सो, ठीक है। ये इंदिरा गांधी पीस प्राइज़ फॉर पीस, डिसआर्ममेंट एंड डेवलपमेंट हर साल दिया जाता है, किसके द्वारा दिया जाता है? इंस्टीट्यूट इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। इट वाज़ अवॉर्डेड फॉर अ पर्सन फॉर रिकॉग्नाइजेशन विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ नेशनैलिटी, रेस और रिलीजन मतलब कोई भी नेशनैलिटी का पर्सन हो, उसको हम अवॉर्ड कर सकते हैं, अगर वो बेसिकली सोशल डेवलपमेंट में या फिर इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट में, अनटचेबिलिटी में, रेशियल अपार्थाइड में, इन सब में उनके अगेंस्ट काम कर रहे हैं, उनको बेसिकली जो इनइक्वालिटी है उसको कम करने के लिए या फिर हार्मोनी अमंग नेशंस में पीस के लिए काम कर रहे हैं, तो उनको दे सकते हैं। अब नेक्स्ट इज़ कुछ ट्राइब्स इन न्यूज़, तो इन ट्राइब्स के बारे में देख लेते हैं। तो इन ट्राइब्स के बारे में देखिए, सबसे पहले देखेंगे जो हड्डी ट्राइब है, वो कहाँ मिलती है हमको? बेसिकली हिमाचल में और उत्तराखंड में, ठीक है। इनके अंदर इम्पोर्टेंट क्या है? ट्रेडिशनल पॉलीएंड्रस मैरिज, पॉलीएंड्रस जिसको हम जजिदा बोलते हैं, बेसिकली ए सिंगल फीमेल मैरिंग टू वन और मोर देन वन मेल। नेक्स्ट इज हो ट्राइब, हो ट्राइब हमको कहाँ मिल रही है? झारखंड, उड़ीसा में, वेस्ट बंगाल में, बिहार, बांग्लादेश और नेपाल में, ठीक है। इसके अंदर एक क्या होता है कि एक मुंडा मन की सिस्टम होता है। इसके अंदर मतलब मान लीजिए कि विलेज लेवल पे अगर कोई डिस्प्यूट हो रहा है, तो उसको मुंडा जो है बेसिकली एक लोकल लेवल पे हेड होगा, वो डील करेगा। अगर वहाँ से मैं इश्यू रिज़ॉल्व नहीं हो रहा, तो फिर मंकी रीजनल हेड के पास जाएगा, वो डिस्प्यूट को रिज़ॉल्व करेंगे। नेक्स्ट इज़ येनु कुरुबा ट्राइब, ये कहाँ है? स्मॉल सेटलमेंट्स में रहती हैं, जिसको हम हादी बोलते हैं, ठीक है। कहाँ? कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु रीजन में और ये आप देखेंगे ये बेसिकली जो नागरहोल एंड बंदीपुर टाइगर रिज़र्व रीजन है, उसके अंदर ही हमको ये मिलती हैं। नेक्स्ट इज़ सेंटिनलीज ट्राइब, ये बेसिकली कहाँ मिल रही है हमको? अंडमान एंड निकोबार में। ये इनको पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप डिक्लेयर किया गया है। आप मुझे बताइए कि कमेंट करके कि इंडिया के अंदर कितनी पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब्स हैं और सबसे ज़्यादा किस स्टेट के अंदर हैं, ठीक है? इनके साथ आप अलग और ट्राइब्स भी देखेंगे तो ग्रेट अंडमानीज़ हैं, जारवास हैं, ओंगीस हैं एंड शोम्पेन्स हैं। ये सब की सब कहाँ हैं? अंडमान एंड निकोबार में मिल रही हैं, ठीक है? इन एक जो एक्ट है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स रेगुलेशन 1956 इसके अंदर जो ट्रेडिशनल एरियाज़ हैं ट्राइब्स के द्वारा उनको रिज़र्व डिक्लेयर कर दिया गया है और विदाउट परमिशन फोटोग्राफी और एंट्री बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड है। नेक्स्ट इज़ कोच राजवंशी कम्युनिटी, ये बेसिकली कमाटा किंगडम की अ, जो कमाटा किंगडम है उसमें इसके रूट्स ट्रेस होते हैं, जो कोच डायनेस्टी थी वहाँ पे जो रूल करती थी पहले। कहाँ है? असम, वेस्ट बंगाल, नेपाल एंड बांग्लादेश रीजन में मिलता है। नेक्स्ट इज़ सिद्दी ट्राइब, ये कहाँ मिलेगी? गुजरात, कर्नाटक एंड महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है? इनको रिकॉग्नाइज़ किया है शेड्यूल्ड ट्राइब बाय यूनियन गवर्नमेंट। नेक्स्ट इज़ मोरन ट्राइब, ये कहाँ है? असम के अंदर है और ये क्या करते हैं? फॉर लीडिंग दी जो मुआ मोराई जो रेबेलियन था 18th सेंचुरी में, जो अहम मोनार्की थी उसके अगेंस्ट इन्होंने रिबेलियन लीड किया था, उसके लिए इनको रिकॉग्नाइज़ किया जाता है। 150 ईयर्स ऑफ आर्य समाज हैज़ बीन कंप्लीटेड। इस कॉन्टेक्स्ट में हम देखते हैं, इसको फाउंड किसने किया था? इसको फाउंड किया था महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने 1875 में बॉम्बे में। ये एक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था। रिवाइवलिस्ट का मतलब क्या होता है? जो हमारे पहले रिलीजियस या फिर जो लोग कन्वर्ट हो गए थे अदर रिलीजन में उनको वापस हिंदुइज़्म में कन्वर्ट करना या फिर जो सिग्निफिकेंस ऑफ वैदिक टेक्स्ट था उसको दोबारा से लोगों को बताना, यानी हमारी जो कल्चर है उसको रिवाइव करना बेसिकली। तो जो रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्म किस सोसाइटी के अंदर? हिंदू सोसाइटी के अंदर, ठीक है? और उनका ये मानना था कि इसको रिवाइव करने के लिए सबसे पहले हमको इन वैदिक रिलीजन है उसको रिवाइव करना पड़ेगा। कुछ फंडामेंटल टेनेट्स हैं आर्य समाज के,
तो जैसे इसमें देखेंगे आप कि गॉड इज़ द प्राइमोर्डियल रूट, मतलब कि सारी सोर्स ऑफ नॉलेज क्या है? गॉड ही है। और गॉड के अलावा वो किसी और चीज़ को नहीं मान रहे थे और वो बोल रहे थे कि इस नॉलेज को हम गॉड की नॉलेज को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? थ्रू द वेदास, और सारे एक्शंस हमारे धर्म के अनुसार ही होने चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, आप इनको एक बार देख लेना, ठीक है? ये यूपीएससी स्टेटमेंट फॉर्मेट में आपसे पूछ सकता है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम की कंट्रीब्यूशन ऑफ आर्य समाज। तो ये क्या चाह रहे थे? ये मोनोथिस्टिक हिंदू ऑर्डर चाह रहे थे, ठीक है? जिसमें जो रिचुअल्स होते हैं, आइडल वर्शिप होता है, सोसाइटी के डॉगमास होते हैं बेसिकली, उन सबको रिजेक्ट कर रहे थे और एक नया हिंदू मतलब बेसिकली रिवाइव करना चाह रहे थे ओल्ड वाले हिंदुइज़्म को, ठीक है? किस पे बेस्ड होगा वो? वैदिक टीचिंग्स पे बेस्ड होगा। इसके अंदर ये शुद्धि मूवमेंट भी चलाया था, बेसिकली वो रिलीजियस रिकन्वर्शन था, किसके लिए? जो इस्लाम में और क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो चुके हैं। ठीक है? इसके अंदर ये सोशल रिफॉर्म क्या कर रहे थे? अनटचेबिलिटी से डील करने के लिए बात कर रहे थे, इक्वालिटी सब मेंबर्स में इक्वालिटी एस्टेब्लिश करने की बात कर रहे थे और इसी कॉज़ को गांधी जी ने भी बाद में उठाया था। ठीक है? और वुमेन्स की एजुकेशन के लिए, उनके एम्पावरमेंट के लिए भी बहुत सारे इनिशिएटिव ले रहे थे ये। जैसे कन्या महाविद्यालय खोला गया था जालंधर के अंदर। ठीक है? नेशनल मूवमेंट के लिए क्या-क्या कंट्रीब्यूट किया था इन्होंने? तो इन्होंने हिंदी लैंग्वेज कंट्रीब्यूट किया था, खादी एंड स्वदेशी जो इन्हीं से इंस्पायर्ड थे। एंड इवन द गांधी का जो सॉल्ट मार्च था वो भी अपोजिशन टू सॉल्ट टैक्स, वो भी इन्हीं से इंस्पायर्ड था। अब आर्य समाज के कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स थे, जिसमें लाला लाजपत राय, भगत सिंह, रामप्रसाद बिस्मिल, मदन लाल डिंगरा, स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती, ये सारे आप उनके नाम एक बार, विनायक दामोदर सावरकर, ये सब इसी के मेंबर्स थे। ठीक है? एक एक इन्होंने सत्याग्रह लॉन्च किया था आर्य समाज ने, किसके अगेंस्ट? जो निज़ाम थे हैदराबाद के, उनके अगेंस्ट उन्होंने एक लॉन्च किया था सत्याग्रह, बिकॉज़ वो जो बेसिकली वहाँ पे ऑपरेशन ज़्यादा कर रहे थे, लोगों से बहुत ज़्यादा टैक्स ले रहे थे, तो उसके अगेंस्ट इन्होंने एक लॉन्च किया था सत्याग्रह। इन्होंने एजुकेशन के लिए गुरुकुल्स और डीएवी स्कूल्स भी स्टार्ट किए थे। डीएवीएस, दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल, जो आज प्रेज़ेंट टाइम में भी हमको दिखते हैं। पहला कहाँ एस्टेब्लिश हुआ था? लाहौर में हुआ था 1886 में अंडर द लीडरशिप ऑफ लाला लाजपत राय। यहाँ ये लोगों के अंदर जो रिचुअल्स होते हैं या फिर आप देखिए सुपरस्टिशंस हैं, उनसे बाहर निकलने के लिए साइंटिफिक टेम्परमेंट इंट्रोड्यूस करने की बात कर रहे थे। ठीक है? एक गुरुकुल कांगड़ी हुआ था एस्टेब्लिश, उसको एस्टेब्लिश किया था स्वामी श्रद्धानंद जी ने। कहाँ एस्टेब्लिश किया था? हरिद्वार में। ठीक है? ये यहाँ पे बेसिकली आप देखेंगे कि वेस्टर्न एजुकेशन के ऊपर वैदिक टीचिंग्स को प्रायोरिटाइज़ किया जा रहा था। ठीक है? एक हिंदी न्यूज़पेपर और जर्नल्स लाइक आर्य दर्पण, आर्य समाचार, भारत सुदर्श, प्रवर्तक एंड देश हितैषी, ये सब इनने लॉन्च किए थे। तो इनके भी एक बार नाम देख लेना, आप सब तो याद वैसे भी नहीं हो सकते हमको। अब थोड़ा-सा दयानंद सरस्वती जी के बारे में देख लेते हैं। इनको मूलाशंकर भी जाना जाता है इनका नाम, ठीक है? तो ये फर्स्ट पर्सन है जिन्होंने वर्ड जो स्वराज था उसको, जो सेल्फ रूल है उसका मतलब है, इसको पहली बार यूज़ किया था 1975 के अंदर। इन्होंने ही बोला था कि बैक टू वेदास, मतलब कि हमको हिंदुइज़्म को अगर रिवाइव करना है तो हमको वैदिक ट्रेडिशंस को दोबारा से रिवाइव करना पड़ेगा, ठीक है? इन्होंने होस्ट किया था पाखंड खंडनी पताका इन 1867 हरिद्वार में, बेसिकली जो सोशल लीवल्स हैं और सुपरस्टिशंस हैं उनको खत्म करने के लिए, ठीक है? और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने इनको मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी बोला है। वुमेन राइट्स के लिए, चाइल्ड मैरेज के अगेंस्ट भी इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है। इन्होंने कुछ इम्पोर्टेंट, जैसे कि आप देख सकते हैं सत्यप्रकाश, जो रिलीजियस रिवाइवल के इज़्म की बात करती है। इसके अंदर ये बोलते हैं कि देयर इज़ ओनली वन सुप्रीम गॉड, यानी कि जो मल्टीपल गॉड्स को वर्शिप कर रहे हैं लोग, उसको वो रिजेक्ट करते हैं, वन सुप्रीम गॉड की बात करते हैं। इन्होंने आप देखेंगे कि ये काऊ के लिए भी बहुत सारे एफर्ट्स किए थे। काऊ किलिंग के अगेंस्ट इन्होंने बहुत सारे, मतलब जो लोग किल कर रहे थे उनके अगेंस्ट धरना दिए और आप देखेंगे नई सभा भी बनाई थी, जो ऐसे लोग जो काऊ की किलिंग कर रहे हैं उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करेंगे। जिसका नाम था गौ रक्षणी सभा इन पंजाब इन 1882, ठीक है? इन्होंने हिंदी लैंग्वेज इन देवनागरी स्क्रिप्ट के अंदर इसको पॉपुलराइज़ किया था और जो सत्य प्रकाश इन्होंने लिखा है वो हिंदी में लिखा था। नेक्स्ट इज़ काकोरी ट्रेन एक्शन। देखिए, क्या हो रहा था कि जब हमारा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, उस टाइम पे बहुत सारे जो रिवॉल्यूशनरी फाइटर्स थे, उन्होंने क्या किया था, वो जो वॉयलेंस ऐसे मेथड को गिव अप करके गांधी को जॉइन कर लिया था अंडर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। बट आप देख रहे हैं कि नॉन कोऑपरेशन, जब चौरी चौरा इंसिडेंट हो रहा है, उसके बाद उसको विथड्रॉ कर लिया जा रहा है। तो इन्होंने सोचा कि अब कोई अल्टरनेट नहीं है, अब थ्रू वॉयलेंस ही इंडिपेंडेंस को जीता जा सकता है। उसके लिए इन्होंने बहुत सारी एसोसिएशंस बनाई थी और एक थी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। उसमें बेसिकली इनको अपने जो वायलेंट मेथड थे उनके लिए फंडिंग की ज़रूरत थी। इन्होंने एक ट्रेन को लूटने की प्लानिंग की थी, जिसको हम बोलते हैं काकोरी ट्रेन एक्शन, ठीक है? ये कहाँ हुआ था? लखनऊ यूपी के अंदर हुआ था।
जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन थे, उनके 10 मेंबर्स ने मिलके ये प्लान किया था और ब्रिटिश की जो इंडियन रेलवेज़ की रेल जो ट्रेन थी उसको लूटा था। ठीक है? इसमें की लीडर्स कौन-कौन है? रामप्रसाद बिस्मिल थे, अशफाक़ उल्लाह खान थे, चंद्रशेखर आज़ाद थे, ठाकुर रोशन सिंह थे एंड राजेंद्र लहरी थे। इसमें भगत सिंह नहीं है। ठीक है? अब चंद्रशेखर आज़ाद उन्होंने बाद में देखिए अपनी जो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ उनको कंटिन्यू किया था और 1931 में एल्फ्रेड पार्क में उनका पुलिस एनकाउंटर में डेथ हो गई थी। ठीक है? तो रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक़ उल्लाह खान एंड राजेंद्र लहरी अलोंग विद ठाकुर रोशन सिंह को डेथ सेंटेंस दिया गया था काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस के अंदर। अब 2 इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज़ हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन एंड हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। एचआरए का फॉर्मेशन हुआ था 1924 के अंदर। किसने बनाया था? बिस्मिल जी ने, सचिन सान्याल जी ने एंड जोगेश चंद्र चटर्जी ने। ठीक है? इसके बेसिक प्रिंसिपल क्या थे? ये एस्टैब्लिश करना चाहते थे फेडरल रिपब्लिक ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल सफरेज, एडल्ट सफरेज के बेसिस पे ये नया रिपब्लिक एस्टैब्लिश करना चाह रहे थे। ठीक है? उसको इन्होंने क्या किया था, अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था जिसको बेसिकली येलो पेपर बोला था और अपने मैनिफेस्टो के रूप में उसको पब्लिश किया था इन 1925। ठीक है? और ये बेसिकली गांधी के जो नॉन वायलेंट मेथड थे, इनसे इन्होंने इसमें बिलीव नहीं करते थे और उनको क्रिटिसाइज़ करते थे। इसकी अलग-अलग ब्रांचेस थी, जहाँ बॉम्बे में बॉम्ब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी थी। उसके बाद एचआरए के बाद आप देखेंगे इसमें कुछ चेंजेस आते हैं, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बनती है उसी को रिफॉर्म करके। बिकॉज़ इस टाइम तक इनकी टेंडेंसीज़ चेंज हो जाती हैं, कि रेवोल्यूशनरी मेथड्स की जगह अब ये बेसिकली सोशलिज़्म और मार्क्सिज़्म से इंस्पायर हो जाते हैं। तो सोशलिस्ट आइडियाज़ अपनी एसोसिएशन के अंदर ये लाना चाहते हैं। ये कब बनी थी? 1928 में कहाँ? दिल्ली के फिरोज़ शाह कोटला के अंदर बनी थी। ठीक है? क्यों? बिकॉज़ यहाँ आइडियोलॉजी शिफ्ट हो रही है सोशलिज़्म एंड मार्क्सिज़्म की तरफ। किसने बनाया था इसको? चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं, भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु। अब 100 ईयर्स ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट कंप्लीट हो गए हैं। तो हम थोड़ा सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट के बारे में देख लेते हैं। ठीक है? इसको लॉन्च किया था ईवी रामास्वामी नायकर जी ने। इनको पेरियार भी बोलते हैं। ठीक है? कब स्टार्ट हुआ था? 1925 के अंदर। मतलब इसका मेन पर्पज़ क्या था? दैट जो एस्टेब्लिश करना है कि एगालिटेरियन सोसाइटी जहाँ डिस्क्रिमिनेशन ना हो, हेट ना हो, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन भी ना हो और रिलीजन एंड जेंडर के बेस पे भी किसी टाइप का कोई डिस्क्रिमिनेशन एग्जिस्ट ना करता हो। ठीक है? मतलब अरीवा विदुतलाई अय्यक्कम इसका मतलब क्या था? मूवमेंट टू लिबरेट द इंटेलेक्ट बाय पेरियार। ठीक है? यहाँ पे आप देखेंगे 2 इम्पोर्टेंट कुछ इम्पोर्टेंट फीमेल लीडर्स में जैसे अन्ना मीनम्बल एंड बीरामल। ठीक है? इसमें क्या था, सोशल अपलिफ्टमेंट की बात कर रही थी। अब अपोज़ द देवदासी सिस्टम। अब देखेंगे देवदासी सिस्टम के अंदर जो छोटी बच्चियाँ होती थीं, उनको टेम्पल को गिफ्ट कर दिया जाता था। तो उनकी ड्यूटी वही हो गई कि अब वो मतलब वो टेम्पल की हो गई हैं और उनको टेम्पल की देखभाल करना है बहुत छोटी-सी उम्र से। दैट इज़ बेसिकली देवदासी सिस्टम। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, फिर सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिजेज़ की गईं, जिसके अंदर क्या हुआ था, जो प्रीस्ट थे, बिकॉज़ जो प्रीस्ट की डोमिनेंस थी, वही थी कि वो रिलीजियस डोमिनेंस दिखाता था, तो विदाउट प्रीस्ट मैरिज नहीं होगी या विदाउट प्रीस्ट पूजा नहीं होगी। तो उसको अवॉइड करने के लिए इन्होंने क्या किया, ऐसी मैरिज स्टार्ट की, जिसमें प्रीस्ट की ज़रूरत भी नहीं होगी। इन्होंने इंटरकास्ट मैरिजेज़ को भी प्रमोट किया था। अब थोड़ा ईवी रामास्वामी के बारे में देख लेते हैं, ठीक है? कि उन्होंने एक बुक पब्लिश की थी, कुद्दू अरासू, जिसका नाम था तमिल वीकली था बेसिकली और उन्होंने बाइकॉम सत्याग्रह और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में भी पार्टिसिपेट किया था, ठीक है? ठीक है? उन्होंने क्या किया था 1932 के अंदर कम्युनिस्ट ट्रेड यूनियनिस्ट सिंगारा वेलु चेतियार के साथ मिलकर एक पार्टी का एस्टेब्लिश किया था जिसको बोलते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट सोशलिस्ट पार्टी। ठीक है? अदर की सोशल रिफॉर्म एंटी कास्ट मूवमेंट के द्वारा एक सत्य शोधक समाज इन्होंने बनाया था, जो तब ज्योतिबा फूले के साथ महाराष्ट्र में बहिष्कृत इतकरनी सभा जो थी बेसिकली ये बी आर अम्बेडकर जी ने बनाई थी और ये सत्य शोधक समाज बेसिकली ज्योतिबा फूले ने ही बनाया था। ठीक है? ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन बनाया था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने और ऑल इंडिया एंटी एंटी अनटचेबिलिटी लीग बनाई थी गांधी जी ने। ये अदर सोशल रिफॉर्म्स हैं अदर देन जो रामास्वामी नाइकर के अलावा जो बाकी सारी सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स हैं वो ये हैं। ठीक है? नेक्स्ट इज़ वाइकोम सत्याग्रह। अब वाइकोम सत्याग्रह क्या था बेसिकली ये नॉन वायलेंट सिविल राइट्स मूवमेंट था। किसके अगेंस्ट? हिंदूज़ के अगेंस्ट था टू प्रिवेंट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है? इसमें बेसिकली क्या था कि जो लोअर कास्ट के लोग थे, वो जो टेम्पल रीजन था उसके सराउंडिंग टेम्पल में तो एंट्री अलाउड ही नहीं था। टेम्पल के सामने जो रोड्स थे उन पे भी उनका जाना एंट्री अलाउड नहीं था। तो इसी का प्रोटेस्ट करने के लिए बेसिकली ये मूवमेंट स्टार्ट हुई थी। ठीक है? इसको किसने लीड किया था आप देखेंगे, टी के माधवन ने 1970 में पहली बार इसके एक एडिटोरियल लिख के इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया था। उन्होंने एंटी अनटचेबिलिटी कमिटी बनाई थी, केपी केशव मेनन एंड के केलप्पन के साथ मिलकर। ठीक है?
अब देखिए, जो ईवी रामास्वामी नायकर थे, इन्होंने भी क्या किया था, इसको सपोर्ट किया था और इस कॉन्टेक्स्ट में ये 2 बार जेल भी गए थे और वैकोम सत्याग्रह को गांधी जी ने भी सपोर्ट किया था, वहाँ जाके विज़िट किए थे गांधी जी। नेक्स्ट इज़ संथाल रिबेलियन। अब संथाल रिबेलियन बेसिकली आप देख सकते हैं कि एक इम्पोर्टेंट बहुत इम्पोर्टेंट रिबेलियन था और टाइम पीरियड आप देखना है 1855 टू 56। इसको बेसिकली बोला जाता है कि ये बैकड्रॉप, इसके ही बैकड्रॉप में आप देखना है 1857 का रिवोल्ट हुआ था हमारा। तो ये बेसिकली उसके लिए फ्रेमवर्क बन गया था। इंस्पिरेशन फॉर 1857 रिवॉल्यूशन, ठीक है? इट वाज़ ऑर्गनाइज़ इन, ये रीजन का नाम है दमन एंड रीजन, कहाँ है ये? राजमहल हिल्स ऑफ झारखंड के अंदर। ये लीडरशिप इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी पूछ सकता है, एक बार पूछा भी है। सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो एंड जहानो मुर्मू, ये ब्रिटिश के अगेंस्ट इन्होंने लीडरशिप के अंदर इन्होंने मूवमेंट स्टार्ट किया था। इसका रीज़न किसको देखा जाता है? ये परमानेंट सेटलमेंट को। अब देखिए, जो परमानेंट सेटलमेंट एक्ट था, उसके अंदर क्या था कि जो ज़मींदार थे, उनको बेसिकली लैंड ओनर्स बना दिया था और जो टेनेंट्स थे, अगर वो रेंट नहीं पे कर रहा है, तो उनको डिस्प्लेस कर दिया जा रहा था। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में आप देखेंगे कि ये मेन, जो जिसको बोल सकते हैं कि जो जिसके मुद्दे के ऊपर आप ये रिवोल्ट हुआ था, ये मेन मुद्दा था, ठीक है? और फिर बाद में क्या हो रहा था, एक्सप्लॉइटेशन भी हो रहा था पुलिस के द्वारा एंड ब्रिटिश के द्वारा, ये भी एक रीज़न बन गया था इस रिवोल्ट का, ठीक है? फाइनली इसका रिवोल्ट का आउटकम क्या निकला? ऑल्दो इस रिवोल्ट को सप्रेस कर दिया गया था, बट आप देखेंगे कि एंड में एक लॉ पास करके आप देख रहे हैं कि इल्लीगल कर दिया गया संथल से नॉन संथल्स को लैंड ट्रांसफ़र करना। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स इन इंडिया हैं, इनमें बस आप नाम याद रख लें, दैट इज़ फार मोर देन सफिशिएंट। जैसे शिरुई लिली फेस्टिवल है, ये मणिपुर का स्टेट फ्लावर है और इसी को सेलिब्रेट करने के लिए इसको मनाया जाता है। नेक्स्ट इज़ अम्बुबाची मेला, ये कामाख्या देवी टेम्पल असम में है, उसके अंदर मनाया जाता है। बेसिकली ये सिम्बलाइज़ करता है फर्टिलिटी को, तो यहाँ पे तांत्रिक वर्शिप होता है। नेक्स्ट इज़ नुआखाई फेस्टिवल, ये मनाया जाता है वेस्टर्न ओडिशा में और इसमें पर्पज़ क्या है इसका? वर्शिप ऑफ फूड ग्रेन्स और राइस। लॉर्ड जगन्नाथ रथ यात्रा क्या है? हिंदू फेस्टिवल है, कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा की पुरी के अंदर। नेक्स्ट जतरा उत्सव, ये मनाया जाता है, बेसिकली पॉपुलर फोक थिएटर है बंगाल एंड उड़ीसा के अंदर। और भक्ति मूवमेंट जो सेंट थे श्री चैतन्य प्रभु, वो भी इसी से, इसके ओरिजिन से, इससे ही इनका ओरिजिन ट्रेस किया जाता है, इनके द्वारा ही किया गया था स्टार्ट। नेक्स्ट है सरहुल फेस्टिवल, तो ये ओरांव मुंडा हो ट्राइब्स के द्वारा झारखंड में मनाया जाता है। क्यों? बिकॉज बरसिप जो साल्ट ट्री है उसको बरसिप करने के लिए। नेक्स्ट है त्रिशूर पूरम पूरम फेस्टिवल, ये मनाया जाता है केरला के अंदर। पुष्कर कुंभ जो है वो बेसिकली मनाया जाता है, आप देखेंगे केशव प्रयाग पे। केशव प्रयाग क्या होता है? अलकनंदा और सरस्वती जो रिवर, जो अभी ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट हो चुकी है, उसी कॉन्फ्लुएंस में मनाया जाता है। माना विलेज इन उत्तराखंड। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि माना विलेज किस कंटेक्स्ट में न्यूज़ में रहता है, ठीक है? ये सेक्रेट साइट है बिकॉज़ यहाँ पे वेद व्यास जी ने महाभारत को कंपोज़ किया था और सिमिलरली आप देखेंगे जो रामानुजाचार्य हैं और माधवाचार्य हैं, इन्होंने यहाँ डिवाइन नॉलेज को गेन किया था। नेक्स्ट इज़ सरस्वती पुष्करालू, ठीक? ये कहाँ मनाया जाता है? तेलंगाना में, ठीक है? ये सरस्वती रिवर को वर्शिप करने के लिए मनाया जाता है, जो वहाँ पे गोदावरी एंड प्राणहिता के कॉन्फ्रेंस पॉइंट पे, यहाँ पे त्रिवेणी संगम होता है। नेक्स्ट इज़ बथुकम्मा फेस्टिवल, ये एक फ्लावर फेस्टिवल है, बेसिकली कहाँ मनाया जाता है? तेलंगाना और पार्ट ऑफ आंध्रा में, ठीक है? ये कब मनाया जाता है? जो 9 डेज़ ऑफ दुर्गा नवरात्रि होता है, उस टाइम पे इसको सेलिब्रेट किया जाता है। ये तेलंगाना का स्टेट फेस्टिवल है। नेक्स्ट इज़ छठ महापर्व, तो छठ मैया के लिए इसको बनाया जाता है, बेसिकली आप देखेंगे झारखंड पूरे ईस्टर्न इंडिया के अंदर। नेक्स्ट इज़ बेदीन खलम फेस्टिवल, ये मेघालय में मनाया जाता है। ये बेसिकली जो प्लेग होता है उसको ड्राइव अवे करने के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। अब नेशनल देखिए, इनमें ये जो न्यूज़ है स्पोर्ट्स रिलेटेड, इसमें हमको बस लिमिटेड देखना है कि किसका कौन विनर था और कहाँ हुआ था। तो इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के हिसाब से आप देखेंगे कि जो दिव्या देशमुख हैं, उन्होंने ये पहली इंडियन वुमन बन गई जिन्होंने FIDE वुमेन वर्ल्ड कप जीता है। इसको हरा के इंडियन कोनेरू हम्पी इन फाइनल। इस कहाँ हुआ था ये? बतूमी जॉर्जिया के अंदर। और आप देखेंगे 2024 के अंदर जीएम जो गुकेश हैं, वो बेसिकली पहले यंगेस्ट प्लेयर बन गए थे एट द एज ऑफ 18, जिन्होंने वर्ल्ड चेस चैंपियन को जीता था डिफीटिंग डीन लेरेन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इंटरनेशनल चेस फेडरेशन का ल्यूसाने स्विट्जरलैंड के अंदर। साउथ अफ्रीका ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीता है, किसको हरा के? ऑस्ट्रेलिया को हरा के लॉर्ड्स में। आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप आप देखेंगे तो इस बार द इंडियन वुमेन वर्ल्ड कप टीम ने फर्स्ट एवर ओडीआई वर्ल्ड कप टाइटल इसको हरा के जीता है साउथ अफ्रीका को इन द फाइनल। नेक्स्ट इज वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप के अंदर देखेंगे आप जो जैस्मिन लैम्बोरिया है एंड मीनाक्षी हुड्डा ने गोल्ड जीता है। कहाँ? वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 में। कहाँ हुआ था? लिवरपूल यूके में।
नेक्स्ट इज स्पीड स्केटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप। इसके अंदर आप देखेंगे जो अनंत कुमार विल कुमार हैं, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है और इसके लिए आप देखेंगे पीएम मोदी ने इनको बधाई दी है। नेक्स्ट इज वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप। इसके अंदर आप देखेंगे इंडिया ने रिकॉर्ड 22 गोल्ड मेडल्स को जीता है, 22 मेडल्स को जीता है इंक्लूडिंग 6 गोल्ड मेडल्स। ये इंडिया की अभी तक की बेस्ट एवर परफॉर्मेंस थी। ठीक है, तो इंडिया अगर देखेंगे तो एशियन नेशंस में 4th नंबर पे आया हुआ है। एंड तो इंडिया 4th एशियन नेशन बन चुका है जिसने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक को चैंपियनशिप को पहली बार होल्ड किया है। ठीक है, और ये फर्स्ट पैरा एथलेटिक कॉम्पिटिशन वॉज हेल्ड इन 1952। ठीक है, इन यूके। ठीक है, इंडिया में जो पहली बार हुआ है और एशिया में आप देख रहे हैं 4th नेशन बन चुका है इंडिया। अब देखिए कुछ जीआई टैग प्रोडक्ट्स हैं, इसके अंदर बस आप एक बार इनका जो नाम है कि मध्य प्रदेश में कौन से हैं, तमिलनाडु में कौन से हैं, एक बार देख लेना, बहुत ज़्यादा फैक्चुअल है। बट जैसे इंपॉर्टेंट कुछ-कुछ देख लेना, जैसे काला नमक राइस है, स्टेट वाइज़ एक बार देख लेना और जो रिसेंट ईयर में जिनको जीआई टैग मिला है, वो थोड़े इंपॉर्टेंट है, उनको थोड़ा डिटेल में देख लेना। ठीक है? अब जीआई टैग बेसिकली क्या होता है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन होता है। बिकॉज़ आप समझिए कि पर्टिकुलर जगह पे कोई क्रॉप ग्रो कर रही है, उस क्रॉप में उस जगह पे ग्रो करने की वजह से यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, हम उन्हीं को रिकॉग्नाइज़ करते हैं। ठीक है? ये क्या करता है, किसी और को उसको प्रोड्यूस करने से मना नहीं करता। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे कोई राइस प्रोड्यूस हो रही है, उसको जीआई टैग मिला है, तो कोई और ऐसा नहीं है कि कहीं और ये राइस प्रोड्यूस नहीं कर सकता। बट ये है कि वहाँ पे उसको सेम टैग यूज़ नहीं कर सकता वो, सेम ब्रांडिंग यूज़ नहीं कर सकता। इसको लेजिस्लेशन कौन-सी है, तो जीआई जो हमारा एक्ट है 1999 वाला और जीआई इंडिकेशन ऑफ गुड्स वाला रूल्स हैं 2022, इनके अंदर जीआई टैग को मॉनिटर किया जाता है। नेक्स्ट इज़ ज़ोनल कल्चरल सेंटर्स। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 7 ज़ोनल कल्चरल सेंटर्स किए हैं। ये किसके अंदर है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर है। इनका काम क्या है कि जो हमारे फ़ोक ट्राइबल जो वैनिशिंग आर्ट फॉर्म्स हैं, उनको रिवाइव करेगा और प्रोटेक्ट करेगा। नेक्स्ट इज़ नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया। ये किस मिनिस्ट्री के अंदर है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर है। बेसिकली हमारे जो रिकॉर्ड्स हैं, पब्लिक रिकॉर्ड्स, प्राइवेट रिकॉर्ड्स या फिर कार्टोग्राफिक रिकॉर्ड्स हैं, उनको ये प्रिज़र्व करेगा। उनका रिकॉर्ड भी डिजिटल फॉर्म में रखेगा। अब नेक्स्ट इज़ बुद्धिज़्म। देखिए, बुद्धिज़्म के अंदर आप देखेंगे 4 बुद्धिज़्म के कोर डॉक्ट्रिन जो है, उसके अंदर आप देखेंगे 4 नोबल ट्रुथ्स होते हैं और बेसिकली जो 8 फोल्ड पाथ है, जिसको हम बोलते हैं मध्यम मार्ग, वो रिकमेंड किया गया था बुद्धा का फॉर एलिमिनेशन ऑफ ह्यूमन मिज़री। ठीक है? अब ये बिलीव नहीं करते किसमें? गॉड में बिलीव नहीं करते, रेदर ये किस पे फ़ोकस करते हैं? मोरल प्रोग्रेस पे, दैट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द गॉड। ये सोल की जो माइग्रेशन थ्योरी है, उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, ये यूपीएससी में पूछा है। नेक्स्ट आप देखेंगे इसी कुछ ब्रांच इंपॉर्टेंट सेक्ट हैं। हिनयाना बुद्धिज़्म आप देखेंगे इसी का सब सेक्ट क्या है? थेरावाडा बुद्धिज़्म। और जो महायाना बुद्धिज़्म है इसी का सब सेक्ट आप देखेंगे बेसिकली ये वज्रयाना तांत्रिक बुद्धिज़्म। अब इनमें क्या डिफरेंस है? ये इसका मतलब क्या होता है? लेसर व्हीकल होता है। ये बेसिकली ऑर्थोडॉक्स है। ऑर्थोडॉक्स मतलब दे आर नॉट विलिंग टू चेंज, जो मतलब उनकी ऑर्थोडॉक्स थॉट होती है। तो ये आइडल वर्शिप में बिलीव नहीं करते और इमेज वर्शिप में नहीं करते, पाली लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। ये ग्रेटर व्हीकल है और बेसिकली इनका मानना क्या है कि ये बुद्धा और बोधिसत्ववाद में बिलीव करते हैं, आइडल वर्शिप में, इमेज में बिलीव करते हैं और इनकी लैंग्वेज संस्कृत है। ये भी बेसिकली अब थेरावाडा जो है, ये हीनयाना का सबसेक्ट है। इसका गोल क्या है कि जो कलेशास हैं उनको हमको खत्म करना है अलोंग विद और निर्वाणा अचीव करना है, ये हमारा फाइनल गोल है। ये विझावावादा में बिलीव करते हैं, दैट इज़ टीचिंग ऑफ एनालिसिस और इनकी लैंग्वेज क्या है? पाली। सिमिलरली जो वज्रयाना है वो बेसिकली सबसेक्ट है महायाना का। ये क्या कर रहा है, जो ब्राह्मणिकल रिचुअल्स हैं और बुद्धिस्ट फिलॉसफी से उनको कंबाइन कर देता है। इनकी मेन डिटी कौन है? तारा और क्लासिकल तिब्बतन लैंग्वेज को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज़ सौतांत्रिका सामर्थ्य, ये क्या है? महासंघिका गोकुला ने, ये अलग-अलग कुछ स्कूल्स हैं। तो इनके बारे में एक बार आप देख लेना और बुद्धिज़्म थोड़ा-सा आप डिटेल में देख सकते हैं बिकॉज़ हर बार यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है इनसे। अब बुद्धिस्ट काउंसिल देखेंगे, पहली काउंसिल हुई थी कहाँ? 483 बीसी में। इसने रॉयल पैट्रोनेज कौन थे उस टाइम पे? राजा थे अजातशत्रु, उसके प्रेसिडेंट कौन थे? महाकाश्यप। और आप देखेंगे यहाँ पे क्या हुआ था? विनय पिटाका और सिद्ध पिटाका को रिसाइड किया गया था। सेकंड हुआ था वैशाली में अंडर काला अशोका, प्रेसिडेंट थे सावाकमी और इस टाइम पे आप देखेंगे पहला स्प्लिट हो रहा है बुद्धिज़्म में महासंघिकास एंड थेरावाडियंस के बीच में। नेक्स्ट इज़ पाटलिपुत्र में हुआ था थर्ड अशोका के अंदर प्रेसिडेंट थे मोगलापुत्रा टिस्सा, मोगलीपुत्र टिस्सा और यहाँ पे आप देखेंगे अभिधम्म पिटका को डिवाइड किया गया था। और चौथा क्या था? कश्मीर में हुआ था अंदर कनिष्क, प्रेसिडेंट थे वासुमित्रा, यहाँ पे यिनयाना एंड महायाना सेक्ट का डिवीज़न हुआ था। तो ये इंपॉर्टेंट है। कुछ इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं, सुत्त पिटका, विनय पिटका, अभिधम्म पिटका। ये सरमन्स ऑफ बुद्धा इसके अंदर दिए जाते हैं
जो मोनेस्ट्री के अंदर मोनेस्टिक लाइफ कैसे लीड करना है मॉन्क्स एंड नन्स को, वो इसके अंदर है। और यहाँ पे ये इस कंटेन्स इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस ऑफ बुद्धास बुद्धिस्ट कांसेप्ट को इंटरप्रेट करता है। अब देखिए नेक्स्ट इज बामियान बुद्धा। ये कहाँ है? अफगानिस्तान में है। इसको तालिबान ने डिस्ट्रॉय कर दिया था 2001 में, और ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। नेक्स्ट इज जैनिज्म। तब देखिए जैनिज्म की कुछ डॉक्ट्रिन ऑफ जैनिज्म दे सकते हैं अनिकांत द्वारा। मतलब देयर इज रियलिटी बहुत कॉम्प्लेक्स है, उसके मल्टीपल इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं। किसी एक तरीके से हम रियलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। शायद द्वारा कि कोई भी चीज़ 100% ट्रुथ नहीं हो सकता, जो ट्रुथ जो है उसके अंदर क्या हुआ रिलेटिव होता है ट्रुथ, ये कहना चाहते हैं। नेक्स्ट इज नया वादा। मतलब क्या है कि किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जा रहा है। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ और ट्रुथ हो सकता है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रुथ कुछ और हो सकता है। 5 कॉर्डियल वाउस हैं, जैसे सत्य, डू नॉट स्पीक अ लाई, ब्रह्मचार्य, अहिंसा, अपरिग्रह दैट इज नॉन पोजिशन, और अस्त्रेय नॉन स्टीलिंग। 3 त्रिरत्न ऑफ जैनिज्म कौन-कौन से हैं? राइट फेथ, राइट नॉलेज एंड राइट कंडक्ट। बट अब देखिए जैनिज्म जो है, जो बिलीव गॉड में बिलीव तो करते थे, बट वो गॉड को यानी जिन्ना को गॉड से ऊपर रखते थे, उनकी जो जीना है, ठीक है? और ये कर्मा की जो थ्योरी है और ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल में बिलीव करते थे, ठीक है? इवन आप देखेंगे कि तभी आप देखेंगे दे इवन बिलीव दैट इनेट ऑब्जेक्ट्स हैव ए सोल। बिकॉज़ इसी कॉन्टेक्स्ट में हम देखेंगे जैनिज्म थोड़ा-सा एक्सट्रीम इतना ज़्यादा एक्सट्रीम था, कि ये प्रॉपर्ली इंडिया में फ्लरिश नहीं हो पाया। ऑल्दो बुद्धिज़्म में आप देखेंगे, बुद्धिज़्म के अंदर थोड़ा-सा मध्यम मार्ग को फॉलो कर रहे थे, इसलिए वो थोड़ा ज़्यादा प्रोपेगेट कर पाया था इंडिया में। फेमस काउंसिल आप देखेंगे पाटलिपुत्र में हुई थी अंडर तुल्यभद्रा, और बल्लभी में हुई थी अंडर प्रेसिडेंट देवरिधि गानी के अंदर। इसके अंदर क्या हुआ था, जो महावीरा की टीचिंग थी इनको 12 अंगास में कंपाइल किया गया था, और यहाँ पे जो बेसिकली जो कोडिंग किया गया था महावीरा टीचिंग को, इसमें 11 अंगास के अंदर, जो 12th था उस टाइम तक हो चुका था। अब संथारा बेसिकली रिलीजियस प्रैक्टिस है जैनिज्म के अंदर, जहाँ इंडिविजुअल्स वॉलंटरी चूज़ करते हैं अपनी लाइफ को एंड करना, कैसे? वो खाना-पीना छोड़ देते हैं, उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है। राजस्थान हाई कोर्ट ने क्या किया था, ये संथारा को इल्लीगल बता दिया था, और इसको सुसाइड को कंपेयर किया था, बट सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्टे कर दिया था बाद में, ठीक है? अब ये टंकाई मेथड क्या होता है? ये टंकाई मेथड बेसिकली शिप बिल्डिंग मेथड होता है, जिसके अंदर हम शिप को रेदर देन कील वगैरह से जोड़ जोड़ के नहीं बनाते हैं, यहाँ क्या करते हैं स्टिच करते हैं एक दूसरे को, स्टिचिंग के थ्रू हम उसको बनाते हैं। जो वुडन प्लैंक्स होते हैं बेसिकली, उनको नेल्स की जगह हम क्या करते हैं स्टिच कर लेते हैं, ठीक है? नेक्स्ट इज़ ये आप एक बार देख लेना, ये कहाँ हड़प्पन, ये सील्स फॉर्म हुआ है मेसोपोटामिया में ऋग्वेदा के बारे में, ये एक बार गो थ्रू कर लेना। उसमें उतना ज़्यादा कुछ डिटेल में ऐसा है नहीं, जो है वो हम कवर कर चुके हैं ऑलरेडी। तो अदर इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव फॉर रिक्लेमिंग मैरीटाइम हेरिटेज, तो आप देखिए एक हमने क्या किया है, नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं हम लोथल में। अब लोथल पोर्ट सिटी था, तो बेसिकली हम उसको कह रहे हैं रिवाइव कर रहे हैं, और उससे हम बताएँगे कि हमारा कितना बड़ा लीगेसी है पोर्ट बिल्डिंग में या उसमें सी ट्रांसपोर्ट के अंदर। नेक्स्ट इज़ प्रोजेक्ट मौसम। इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं कि जो इंडियन ओशन नेशंस हैं, उनको हम मैरीटाइम जो कनेक्शन थे हिस्टोरिकल टाइम पे, उनको रिवाइव कर रहे हैं। नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान सागरमाला का प्रोग्राम है, इसके अंदर कर रहे हैं इंडिया की जो पोजीशन है ग्लोबल मैरीटाइम सेक्टर में, उसको हम क्या करेंगे दोबारा से रिस्टोर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? ये अजंता केव्स की जो पेंटिंग है, एक बार आप देख लेना, कौन-सी पेंटिंग है, इनका आप गूगल पे सर्च करके एक बार इमेज देख लेंगे तो वो बेटर रहेगा, वो ज़्यादा याद रहेगा। नेक्स्ट इज़ आगामास। अब आगामास क्या होते हैं? पोस्ट वैदिक स्क्रिप्चर्स होते हैं, और कन्वेइंग रिचुअल नॉलेज, और ये क्या होते हैं टेंपल मैनुअल जो होती है बेसिकली कि टेंपल को कैसे मैनेज करना है, वो होती है बेसिकली। इसके थ्रू टेंपल को मैनेज किया जाता है। कैलाश मानसरोवर, इसके अंदर आप देखिए कि इम्पोर्टेंट क्या है कि लुपू लेक उत्तराखंड के अंदर, और नाथुला सिक्किम के अंदर। ये दोनों इम्पोर्टेंट पार्ट है जिसके थ्रू हम यहाँ विजिट करते हैं। नेक्स्ट इज़ सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, इसको फाउंड किया गया था 1905 में, कहाँ? पुणे महाराष्ट्र में। किसने फाउंड किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने, ठीक है? और गोखले जी जो थे, वो गांधी उनको अपना ऐसे टीचर मानते थे, ठीक है? और इसका पर्पस क्या था? जो यंग इंडियंस हैं, उनको ट्रेन करना है कि देश को सर्व करने के लिए उनको ट्रेन करना है। ये यूनेस्को की कुछ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया है, तो एक बार देख लेना, बट जो प्रेज़ेंट लास्ट 1 ईयर में जो न्यूज़ में है, आप उनको थोड़ा अच्छे से देखना है, ठीक है? कुछ हिस्टोरिकल पोर्ट्स हैं, और जो मुजिरी पोर्ट है कहाँ है? मालाबार कोस्ट के अंदर है। पुंपुहार कावेरीपट्टनम कहाँ है? माउथ ऑफ कावेरी रिवर तमिलनाडु के अंदर, और ये सेकंड कैपिटल था चोलास का।
तो ये इंपॉर्टेंट है कि पूछा है यूपीएससी ने यहाँ से बोर्ड्स में, ठीक है। अब कुछ एंशिएंट एंड अर्ली मेडिवल पोर्ट्स थे, इनको एक बार अच्छे से देख लेना। ये यूपीएससी ने 2-3 बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा है, इस पोर्ट से पूछा है, इसको पूछा हुआ है, ताम्रलिप्ति पूछा हुआ है, तो दीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार इनको देख लेना, कौन-सा पोर्ट कहाँ है और कौन-सी साइड कौन-सा पोर्ट, ईस्टर्न साइड पे कौन-सा है और वेस्टर्न साइड पे कौन-सा है, ठीक है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।